Good morning, students. In the last class, we have discussed the LLP Act. Now, in today's class, we are going to discuss Information Technology Act 2000, which is the last unit in your syllabus. So, Information Technology Act was enacted in 2000. It was a very important law, especially in today's situation. Earlier, all the transactions were paper-based. If you want to open your account, so वो भी आपको बैंक में जाकर फॉर्म भरना पड़ता था, अकाउंट खोलते थे, किसी को पेमेंट करनी है, किसी से पेमेंट लेनी है. नॉट ओनली बैंकिंग ट्रांजेक्शंस बट देयर आर सो मेनी अदर ट्रांजेक्शंस. गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे या कोई फॉर्म भरना होता था, तो ऑल दीज इंफॉर्मेशन वर पेपर बेस्ड. इसके अलावा जब आप सामान भी खरीदते थे तो फिजिकली खरीदते थे, मीन्स आप एक शॉप पे जाते थे, वहां पर सामान खरीदते थे. लेकिन धीरे धीरे कर बहुत सारी चीजें हमारी जो है वो किस पर आ गई, कंप्यूटर बेस्ड हो गई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गई. तो आपको पता है कि जब कोई किसी चीज का मतलब यूज बहुत ज्यादा बढ़ता है तो उससे रिलेटेड क्राइम भी बढ़ जाते हैं, ऑफेंसेस भी आते हैं. तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट चाहिए होता है. तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया 2000 में. अब इस एक्ट ने बहुत ही स्मूदन कर दिया. अब बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शन होती थी जिन पे फॉर्म भरा आपने, उस पर आपके साइन चाहिए, या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया आपने तो उसके बाद आपको उसका प्रिंट आउट लेकर आपको भेजना पड़ता था, या पहले मैनुअल रिटर्न होती थी. अब सारी रिटर्न्स आप ऑनलाइन कर सकते हैं. इवन अब आपको साइन करने की जरूरत नहीं होती, डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू कर सकते हैं. बल्कि अब तो उन्होंने आधार लिंक कर दिया है. तो धीरे धीरे कर हम बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो गए हैं. तो इसी रीजन की वजह से हमें एक एक्ट की जरूरत पड़ी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की. तो देखते हैं क्या है ये एक्ट. सो इट इज एन एक्ट टू प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन फॉर ट्रांजैक्शन कैरिड आउट बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज एंड अदर मीन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, कॉमनली नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. अब देखिए, बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस होती है जो हम करते थे पहले भी, लेकिन उनको लीगल रिकॉग्निशन नहीं मिला हुआ था. तो ये एक्ट क्या करता है, उन सारी चीजों को जो भी इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है उनको लीगल रिकॉग्निशन देता है, which involves the use of alternative to paper-based method of communication and storage of information to facilitate electronic filing of document with the government agencies. So basically जो भी paper-based method को substitute कर रहा है ना, alternative है उसका, तो उसको recognition देता है ये. आप गवर्नमेंट एजेंसीज के पास डॉक्यूमेंट फाइल कर सकते हैं, और इसका जो मेन पर्पस है वो एक ये भी है कि इसने आईपीसी एक्ट को अमेंड कर दिया, इंडियन एविडेंस को एक्ट को अमेंड कर दिया, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट को अमेंड कर दिया, आरबीआई जो इंडिया का एक्ट है उसको भी अमेंड कर दिया इस एक्ट ने. क्योंकि जैसे एविडेंस में पहले कंप्यूटर बेस्ड चीजें नहीं चलती थी, लेकिन आज की डेट में वो उतना ही वैलिड है जितना एक पेपर बेस्ड एविडेंस वैलिड होता है. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एक्ट. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू गिव लीगल रिकॉग्निशन टू ट्रांजैक्शंस कैरिड आउट बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज. अभी हमने बात की इंट्रोडक्शन में, तो यहां पर भी हम ये बात कर रहे हैं कि पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि वो लीगल रिकॉग्निशन दे उन ट्रांजैक्शंस को जो हमने इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज के और अदर मींस ऑफ कम्युनिकेशन, जिनको हम कॉमनली इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं, जिसने पेपर बेस्ड मेथड को रिप्लेस कर दिया हो कम्युनिकेशन के, उसको रिकॉग्निशन देना इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है. To give legal recognition to digital signature for authentication of any information or matter which require authentication under any law. अब आपने कोई डॉक्यूमेंट फाइल कर दिया, कोई डाटा आपने भेज दिया, लेकिन ये डाटा कैसे माने कि आपने ही भेजा है, ऑथेंटिकेट किया है. जैसे किसी भी चीज को ऑथेंटिकेट करने के लिए, किसी भी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए आपको उस डॉक्यूमेंट के ऊपर अपने सिग्नेचर करने होते हैं. तो ऐसे ही यहां पर डिजिटल सिग्नेचर का कॉन्सेप्ट है. तो डिजिटल सिग्नेचर को रिकॉग्नाइज करना भी इस एक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है. डिजिटल सिग्नेचर के बारे में हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे. टू फैसिलिटेट द ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड ई पेमेंट्स. अब आप इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग करते हैं डॉक्यूमेंट्स को,
इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करते हैं। आजकल आप देख रहे हैं बहुत सारी, अब लॉकडाउन के टाइम पे तो आप मैक्सिमम पेमेंट जो है वो किसके थ्रू कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू कर रहे हैं। इससे पहले जब नोटबंदी हुई थी तब भी आपने इस मीडियम को बहुत यूज किया था। टू फैसिलिटेट द ई स्टोरेज ऑफ डाटा इन प्लेस ऑफ पेपर बेस्ड मेथड ऑफ स्टोरेज ऑफ डाटा। पहले आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो फाइलों में रिकॉर्ड होती थी, पेपर में रिकॉर्ड होती थी, लेकिन अब आपका डाटा, आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर की जा सकती है, और वो इलेक्ट्रॉनिक डाटा भी रिकग्नाइज्ड होता है, स्टोरेज भी रिकग्नाइज्ड होती है वो डाटा। ये स्टोरेज इस तरह की फॉर्म में ये एक्ट जो है वो फैसिलिटेट करता है, आपको अलाउ करता है। टू फैसिलिटेट एंड गिव लीगल सैंक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन द बैंक्स एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अभी हमने बात की इसकी, तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक फंड है का ट्रांसफर है बिटवीन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उसको भी ये लीगल सैंक्शन देता है और फैसिलिटेट करता है। To give legal recognition for keeping books of account by bankers in electronic forms। पहले आपको जाकर अपनी पासबुक को अपडेट कराना पड़ता था जिसमें मैनुअल एंट्री होती थी, फिर वो प्रिंटेड फॉर्म में होने लगा, लेकिन अब बैंक जो है वो आपको ई स्टेटमेंट भेजता है, इलेक्ट्रॉनिकली स्टेटमेंट भेजता है, बैंक स्टेटमेंट भेजता है। तो वो सब कुछ जो इस एक्ट ने अलाउ किया बैंक्स को कि वो जो भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो रिकॉर्ड रख सकता है ई फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में। To create civil and criminal liabilities for contravention of various provision of Information Technology Act। तो भी हमने बात की थी कि जो भी चीज ग्रेजुअली बढ़ती है, बहुत ज़्यादा बढ़ती है, जिसका हम बहुत यूज़ करते हैं, उससे रिलेटेड क्राइम्स भी बढ़ जाते हैं। तो जो एक्ट्स थे उनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पुराने जो एक्ट्स थे उनके अंदर उससे रिलेटेड प्रोविज़न नहीं थी। तो इस एक्ट के अंदर हमने जो भी सिविल एंड क्रिमिनल लायबिलिटीज़ होती हैं, अगर कोई भी कॉन्ट्रावेंट करता है किसको, कोई किसी भी प्रोविज़न को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की, तो उसके अगेंस्ट क्या सिविल एंड क्रिमिनल लायबिलिटीज बनती हैं वो ये एक्ट आपको बताता है। टू अमेंड द आईपीसी 1860, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, इन सारे एक्ट्स को भी अमेंड किया है इसने। क्योंकि देखिए पहले जो था वो क्राइम नहीं हुआ करता था कंप्यूटर बेस्ड, बिकॉज कंप्यूटर यूज ही नहीं होते थे। आपका मोबाइल है, आपके मोबाइल से कोई इंफॉर्मेशन हैक कर ले, आपके पर्सनल कंप्यूटर से कोई डाटा चोरी कर ले, आपके कंप्यूटर में कोई वायरस डाल दे जान के जिससे आपका डाटा उड़ जाए, आपका बहुत नुकसान हो सकता है। आपके पैसे चोरी कर ले बैंक से, तो उसने आपसे छीना नहीं है, आपके घर से आगे चोरी नहीं की है, बस आपके बैंक अकाउंट से आपका पासवर्ड हैक करके चोरी कर लिया है। तो वो सब चीजें भी इन सारे एक्ट्स में आनी चाहिए थी, तो इसीलिए इन सारे एक्ट्स को भी अमेंड करना पड़ा। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इस एक्ट के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। आगे चलते हैं। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। अभी एक्ट कहां पर एप्लीकेबल नहीं होता। एग्जीक्यूशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 एक्सेप्ट चेक्स। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होता है आपका। इस एक्ट में आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रमोजरी नोट, चेक्स, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। अब ये एक्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ चेक्स के ऊपर एप्लीकेबल है। तो चेक आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकते हैं। तो इस एक्ट के आने के बाद चेक की डेफिनेशन भी अमेंड हो गई कि चेक भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकते हैं, लेकिन बाकी सब इस एक्ट के स्कोप से, इसके प्रीव्यू से बाहर है। तो वहां पर आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। एग्जीक्यूशन ऑफ पावर अटॉर्नी अंडर द पावर अटॉर्नी एक्ट। अब आप किसी को पावर अटॉर्नी देना चाहते हैं तो आज भी वो पेपर बेस देनी पड़ती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट उस पर एप्लीकेबल नहीं होता। क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट, अगर आप ट्रस्ट क्रिएट करना चाहते हैं अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 तो भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के प्रीव्यू में नहीं आता है। एग्जीक्यूशन ऑफ विल अंडर द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 इंक्लूडिंग एनी अदर टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन बाय वट एवर नेम कॉल्ड। तो आपको विल करनी है, तो विल आज भी, विल के ऊपर आज भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रीव्यू में नहीं आती विल, तो आपको वो पुराने मेथड से ही करना पड़ेगा। एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ कन्वेंस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और एनी इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी। तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको कोई भी ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो उसके लिए आज भी पुराने मेथड पे ही हमें रहना पड़ता है। एनी सच क्लास ऑफ डॉक्यूमेंट और ट्रांजैक्शन एज मे बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन द गैजेट। अब ये तो कैटेगरी हो गई जो नॉन एप्लीकेबल, जिन पे ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। इसके अलावा गैजेट में
सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है वो कोई भी डॉक्यूमेंट और ट्रांजैक्शन जिसके बारे में बता देगी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक्ट के प्रीव्यू से आउटसाइड है, तो उसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रीव्यू से बाहर मान लेंगे, वो बाहर कर सकती है, गवर्नमेंट के पास ये पावर है। चलिए आगे चलते हैं। अब इस एक्ट में बहुत सारी डेफिनेशन हैं, बहुत सारी, बट हम सारी डेफिनेशन नहीं, बट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहली डेफिनेशन है एक्सेस। अगर हम इस एक्ट में एक्सेस का मतलब कर रहे हैं, बात कर रहे हैं एक्सेस की, तो वो क्या है? तो सेक्शन 2 डील करता है सारी डेफिनेशंस को, बट सब सेक्शंस हैं, क्लॉजेज हैं। तो सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, इट मींस गेनिंग एंट्री इनटू, इंस्ट्रक्टिंग और कम्युनिकेटिंग with the logical, arithmetical or memory function resource of a computer, computer system और computer network। तो आपको मैं अपने कंप्यूटर का एक्सेस दे रहा हूं, उसका मतलब क्या है? ये आप मेरे कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इट मींस गेनिंग एंट्री, आप एंट्री गेन कर रहे हैं, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, किससे? लॉजिकल, अर्थमेटिकल और मेमोरी फंक्शन मेरे किसी भी कंप्यूटर से, कंप्यूटर सिस्टम से, कंप्यूटर नेटवर्क से, तो हम उसे कहेंगे कि एक्सेस किया आपने मेरा कंप्यूटर। Addressee, it means a person who is intended by the originator to receive the electronic record but does not include any intermediaries। For example, मैं आपको ईमेल कर रहा हूं एक, तो मैंने ईमेल में आपका एड्रेस डाला, तो मेरी इंटेंशन क्या है? ईमेल आपको भेजना। ऑरिजिनेटर मैसेज कौन है? मैं हूं। तो एड्रेसी कौन है? आप हैं। इंटरमीडिएट कौन है? मान लीजिए मैं जीमेल अकाउंट के थ्रू आपको भेज रहा हूं, तो जो इंटरमीडिएटरी है वो जीमेल है, ठीक है? तो जीमेल एड्रेस ही इंक्लूड नहीं होता। तो जैसे मैं आपका एड्रेस टाइप करूंगा जीमेल के जो 2 जहां पर लिखा होता है जब आप ईमेल करते हैं किसी को, तो वो एड्रेस ही होगा। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इसका मतलब क्या है? विद रेफरेंस टू इंफॉर्मेशन मींस एनी इंफॉर्मेशन जनरेटेड, सेंट, रिसीव्ड और स्टोर्ड इन मीडिया, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, कंप्यूटर मेमोरी, माइक्रोफिल्म, कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रोफिल्म और सिमिलर डिवाइस। तो इन सब में अगर इंफॉर्मेशन कोई है तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इंफॉर्मेशन कहेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या है? इट मींस द इंटरकनेक्शन ऑफ वन और मोर कंप्यूटर थ्रू द यूज ऑफ सैटेलाइट, माइक्रोवेव, टेरेस्ट्रियल लाइन और अदर कम्युनिकेशन मीडिया। टर्मिनल और अ कॉम्प्लेक्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 or more interconnecting computer whether or not the interconnection is continuously maintained। ठीक है? सो ये कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब है। अब कंप्यूटर रिसोर्स क्या होता है? इट मीन्स कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, डाटा, कंप्यूटर डेटाबेस और सॉफ्टवेयर, ये सब कंप्यूटर रिसोर्स की कैटेगरी में आते हैं। कंप्यूटर सिस्टम क्या है? इट मीन्स अ डिवाइस और कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस। डिवाइस भी हो सकता है और कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस भी हो सकता है, इंक्लूडिंग इनपुट एंड आउटपुट सपोर्ट डिवाइसेस, जिसमें इनपुट और आउटपुट सपोर्ट डिवाइसेस हों, एंड एक्सक्लूडिंग कैलकुलेटर विच आर नॉट प्रोग्रामेबल and capable of being used in conjunction with external file which contain computer program, electronic instruction, input data and output data that perform logic, arithmetic, data storage and retrieval, communication, control and other function। तो कंप्यूटर सिस्टम में आपका कंप्यूटर, इस डेफिनेशन पे जाएं, आपकी मोबाइल फोन, आपके टैब्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस, क्योंकि आप क्या करते हैं? इनपुट एंड आउटपुट को सपोर्ट करते हैं और उसके थ्रू उसको जो प्रोग्रामेबल, मतलब जो सॉरी इनपुट और इनपुट के थ्रू आप प्रोसेसिंग करते हैं डेटा को, जो कंप्यूटर, जो भी आपका डिवाइस है वो करता है, तो वो कंप्यूटर सिस्टम है आपका। डेटा क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। इट मींस अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज, फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट और इंस्ट्रक्शंस which are being prepared or have been prepared in a formalized manner and is intended to be processed, is being processed or has been processed in a computer system or computer network or may be in form including computer printouts, magnetic or optical storage media, punched card, punched tape or stored internally in the memory of a computer। तो इसने सब कुछ इंक्लूड कर दिया। तो आपके जो एक्सटर्नल डिवाइसेस है, फॉर एग्जांपल पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, ये कंप्यूटर के अंदर आपका कुछ इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड है, ये आपने उसको प्रिंट आउट्स लेके रखा हुआ है, ये सब आपके लिए डाटा है।
तो अगर कोई भी आपके डाटा के साथ छेड़छाड़ करता है तो वो आईटी एक्ट का वायलेशन कर रहा है। तो ये हम समझ रहे हैं। इंफॉर्मेशन, अब इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स डाटा, ऑब्वियस है, टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड, वॉइस, कोड्स, कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस और माइक्रोफिल्म और कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रोफिल्म, ये सब इंफॉर्मेशन है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, डाटा हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, साउंड हो सकता है, वॉइस हो सकती है, कोड हो सकते हैं, और भी कुछ हो सकता है। तो ये सब आपके लिए इंफॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। अब इंटरमीडियरी कौन होता है? वैसे तो मैंने भी एक्सप्लेन कर दिया था अभी आपको। Intermediary with respect to any particular electronic message means any person who on behalf of another person receives, stores or transmit the message or provide any services with respect to that message। तो मेरे बिहाफ पर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कोई, तो वो इंटरमीडियरी है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको जीमेल, तो जीमेल इंटरमीडियरी होगा जो मेरे, देखिए पढ़िए डेफिनेशन एक बार फिर से। इंटरमीडियरी विद रिस्पेक्ट टू एनी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक मैसेज मींस एनी पर्सन हु ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन रिसीव्स, स्टोर्स और ट्रांसमिट द मैसेज। तो वो रिसीव कर रहा है, स्टोर कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है मैसेज और प्रोवाइड एनी सर्विस विद रिस्पेक्ट टू दैट मैसेज। ठीक है। की पेयर, अभी हम बात करेंगे डिजिटल सिग्नेचर की। तो डिजिटल सिग्नेचर में एक प्राइवेट की होती है, एक पब्लिक की होती है। तो उसको हम पेयर कहते हैं, की पेयर कहते हैं, यानी कि दोनों के बिना, एक की दूसरी की के बिना बेकार है, तो ये पेयर है। ठीक है, क्या होता है पढ़ते हैं। इन एनी एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, की पेयर मीन्स अ प्राइवेट की and its mathematically related public key, which are so related that the public key can verify a digital signature created by private key। तो अभी हम प्रोसेस पढ़ेंगे, समझेंगे डिजिटल सिग्नेचर को। तो उसके अंदर दो की यूज होती है, एक प्राइवेट की यूज होती है, एक पब्लिक की यूज होती है। उसके पेयर को हम की पेयर कहते हैं। यानी कि आपके पास अगर पब्लिक की है, मैंने अपने सिग्नेचर में प्राइवेट की यूज की, आपके पास पब्लिक की है, तो आप मैच कर सकते हैं कि क्या बीच में किसी ने डाटा के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं की थी। तो उसके अंदर क्या होता है कि एक एल्गोरिथम, एक प्रोग्राम सेट होता है, और जो भी उसका आंसर आता है, अगर दोनों की का आंसर सेम आता है तभी वो डॉक्यूमेंट आप एक्सेस कर पाते हैं। आपको समझ में आता है अगर की चेंज है, स्लाइडर से भी अगर उसके साथ टैम्परिंग हुई है हल्का सा भी, तो आपको पता चल जाता है, तो वो मैच नहीं करेंगे। खैर उसको और डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो की पेयर मीन्स प्राइवेट की एंड पब्लिक की। ऑरिजिनेटर कौन है? Originator means a person who sends, generates, stores or transmit any electronic message or causes any electronic message to be sent, generated, stored or transmitted to any other person but does not include an intermediary। अभी हमने डिस्कस भी किया था पीछे ऑरिजिनेटर, अब मैं यहाँ पे ऑरिजिनेटर हूँ। प्राइवेट की क्या होती है? इट मीन्स द की और अ की पेयर यूज्ड टू क्रिएट डिजिटल सिग्नेचर। इट्स अ कॉन्फिडेंशियल की। सिर्फ और सिर्फ जो सब्सक्राइबर होता है डिजिटल सिग्नेचर का, प्राइवेट की सिर्फ उसको नोन होती है। So it's a very confidential key, like your password, which only you know. Even the person, the bank who's issuing the password don't know about it. Same sense में private key भी not known to anybody else except the subscriber. Subscriber means जिसने subscribe की है वो key. Then public key. It means the key or a key pair used to verify a digital signature and listed in the digital signature certificate. अब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के अंदर ये की जो होती है पब्लिक की, ये लिस्टेड होती है। तो मैच करने के लिए मान लीजिए आपने मुझे कोई डॉक्यूमेंट भेजा और मुझे चेक करना है, तो जहां पे भी जिसके भी नाम से वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जिसके नाम से रजिस्टर्ड है, उसकी मैं पब्लिक की दूंगा और उससे मैच करूंगा। तो जब मैं पब्लिक की डालूंगा तो वो डाटा खुल जाएगा, और अगर सब कुछ ठीक है तो समझ में आ गया कि डाटा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। लेकिन अगर नहीं होता है तो इसका मतलब कुछ टैंपरिंग हुई है। सब्सक्राइबर, it means to a person in whose name the digital signature certificate is issued, because it is mentioned ना कि सब्सक्राइबर को ही प्राइवेट की के बारे में पता होता है। तो सब्सक्राइबर कौन है? जिसने भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जिसके नाम पे इशू हुआ है। और पब्लिक की उसी के नाम से जहाँ पे सर्टिफिकेट होगा उसकी लिस्ट में उसके नाम के आगे लिखा होगा, डिटेल होगी। वेरीफाई, वेरीफाई इन रिलेशन टू अ डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और पब्लिक की विद अ
grammatical variation and cognate expression means to determine whether the initial electronic record was affixed with the digital signature by the use of private key corresponding to the public key of the subscriber. तो उससे ये verify कर पाते हैं. The initial electronic record is retained intact or has been altered since such electronic record was so affixed with the digital signature. वो वैसा का वैसा ही है, intact है, जैसा वो भेजा गया था. तो ये हम वेरीफाई करते हैं. अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट डिजिटल सिग्नेचर. काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में काफी पूछा जाता है. हमने भी काफी डिस्कस इसके बारे में कर लिया और थोड़ा सा बात करते हैं. कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर आर द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स इक्विवेलेंट ऑफ हैंडरिटन सिग्नेचर्स. तो इनकी उतनी ऑथेंटिसिटी होती है कि जब आप अपने एक डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई सिग्नेचर करते हैं, वैसे ही आप जब डिजिटल सिग्नेचर भेजते हैं तो उसकी वैलिडिटी सेम होती है. सिंस in an electronic message or transaction affixing handwritten signature is not possible, authentication has to be achieved by some electronic or digital method. तो digital signature facilitate this authentication. भाई देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपको कंप्यूटर के ऊपर कोई के थ्रू आपको कोई इलेक्ट्रॉनिकली आपने कोई मैसेज बनाया या कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, उस डॉक्यूमेंट को आप ऑथेंटिकेट कैसे करेंगे? यू कांट साइन थ्रू कंप्यूटर, नो यू कांट. तो उसके ऑथेंटिकेशन के लिए आप डिजिटल सिग्नेचर यूज करते हैं. अब डेफिनेशन क्या कहती है? डिजिटल सिग्नेचर मींस ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय अ सब्सक्राइबर. कौन ऑथेंटिकेट कर रहा है? सब्सक्राइबर. दैट इज अ पर्सन इन हुज नेम द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज इशूड बाय मींस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड और प्रोसीजर in accordance with the provision of section 3 of the act. तो डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है. इसका मतलब है ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय सब्सक्राइबर. तो डिजिटल सिग्नेचर इज नथिंग बट इट्स अ मीन टू ऑथेंटिकेट एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय सब्सक्राइबर. ठीक है. और कौन है सब्सक्राइबर? जिसके नाम पे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशूड हुआ है, तो वो सब्सक्राइबर हो गया. तो आई होप आपको डिजिटल सिग्नेचर अच्छे से समझ में आया होगा. ऑब्टेनिंग डिजिटल सिग्नेचर. अब क्या प्रोसीजर है अगर आपने सोचा कि सर हम भी डिजिटल सिग्नेचर लेना चाहते हैं? बहुत सिंपल हो गया. खैर अब तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एप्लीकेंट्स कैन डायरेक्टली अप्रोच सर्टिफाइंग अथॉरिटीज विद ओरिजिनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज टू गेट DSC. DSC इज डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट. तो आप अप्लाई करिए ऑनलाइन और आप उसको अप्रोच करिए, अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए तो हो जाएगा. अब आसान तरीका आ गया है. अब आपको DSC चाहिए तो आप ऑब्टेन कर सकते हैं अगर आपका आधार में eKYC है. ठीक है. तो उसके थ्रू अब इसमें सबसे बड़ा फायदा होता है, आपको कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो पहले वाले केस में आपको डॉक्यूमेंट चाहिए थे, अब डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए. तीसरी हम बात करते हैं. आप चाहें तो एक लेटर सर्टिफिकेट बैंक से इशू करा सकते हैं. जो भी DSC एप्लीकेंट्स है उसकी इंफॉर्मेशन जो बैंक के पास है, बैंक के डेटाबेस में है, उसके थ्रू. अब वो जो लेटर या सर्टिफिकेट वो इशू कर रहा है आपको, दैट मस्ट बी सर्टिफाइड बाय बैंक मैनेजर. अगर है तो उसके थ्रू भी आप डिजिटल सिग्नेचर ले सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं. क्रिएशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर. अब हाउ डिजिटल सिग्नेचर्स आर क्रिएटेड? भाई सबसे पहले आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेना होगा. उसके बाद क्या करेंगे? The original message of the sender is demarcated in order to get the message digest with the help of hash function. जो भी मैसेज आपको क्रिएट करना है वो क्रिएट करेंगे, उसको डिमार्केटेड करेंगे. Then the private key is used to encrypt the message digest. अब मैसेज हो गया, डिजाइन आपका फाइनल हो गया, हैश फंक्शन से आपने मैसेज बना लिया. अब आपको उसके अंदर प्राइवेट की डालनी है, तो आप उसके अंदर then the private key is used to encrypt कर दिया आपने. The encrypt message digest become the digital signature by using the signature function. तो जैसे ही आपने प्राइवेट की डाला तो जो आपका पुराना मैसेज था वो मैसेज डिजिटल फंक्शन को यूज करते हुए क्या बन गया? आपका डिजिटल सिग्नेचर. आपका वो डिजिटल सिग्नेचर आपके उस पे हो गए. द डिजिटल सिग्नेचर इज देन अटैच टू द ओरिजिनल डाटा. अब डिजिटल सिग्नेचर आपने क्रिएट किए, उस मैसेज के साथ आपने अटैच कर दिए. टू थिंग्स आर ट्रांसमिटेड टू द रिसिप्टेंट. अब दो चीजें जाएंगी, द ओरिजिनल मैसेज एंड द डिजिटल सिग्नेचर. अब जब वो रिट्रीव करने की कोशिश करेगा तो उसको आपने क्या किया था? एनक्रिप्ट किया था, उसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा.
वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। अब आपको मिल गया, आपको वेरीफाई करना है, तो क्या करेंगे? द रिसिपिएंट receives the original message and digital signature. After this, there are 2 steps which needs to be followed. A new message digest is recovered from the original message by applying the hash result. तो मैसेज आएगा, द साइनर्स पब्लिक की इज अप्लाइड। अब वो आपसे की मांगेगा, तो आपको पब्लिक की अप्लाई करनी है टू द डिजिटल सिग्नेचर रिसीव बाय द रेसिपिएंट। अनदर मैसेज डाइजेस्ट इज रिकवर्ड एज द आउटकम ऑफ इट। अब आपका पूरा मैसेज आ जाएगा। तो पहला जो मैसेज होगा वो आप पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन अब जो मैसेज आएगा वो आप अच्छे से समझ पाएंगे। इफ बोथ द मैसेज डाइजेस्ट आर आइडेंटिकल, इट मीन्स दैट द मैसेज इज नॉट अल्टर्ड। तो जो पहला मैसेज आया था और जो इसमें मैसेज आया, मैसेज अल्टर्ड नहीं हुआ है, ये आप मान लेंगे। अब प्राइवेट की और पब्लिक की में डिफरेंस क्या होता है? तो वैसे तो क्लियर हो गया होगा, आपको नाम से ही था। प्राइवेट की क्या होता है? जिसमें जिसका जो किसको पता होती है, सिर्फ सब्सक्राइबर को पता होती है। और पब्लिक की डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की लिस्ट में लिखी होती है, ये हमने पढ़ा समझा। प्राइवेट की इज द की ऑफ द की पेयर यूज्ड टू क्रिएट डिजिटल सिग्नेचर एंड पब्लिक की इज द की ऑफ द पेयर यूज्ड टू वेरीफाई डिजिटल सिग्नेचर। तो प्राइवेट की के थ्रू हम क्रिएट करते हैं डिजिटल पब्लिक की के थ्रू हम वेरीफाई करते हैं। प्राइवेट की कॉन्फिडेंशियल है, जिसे सिर्फ सब्सक्राइबर को मालूम होती है। पब्लिक की वाइडली नोन है, सबको पता होती है। प्राइवेट की इज नॉट लिस्टेड इन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, सिर्फ ये इशू की जाती है सब्सक्राइबर को, और कौन करता है? सर्टिफाइंग अथॉरिटी करती है। पब्लिक की इज लिस्टेड इन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशूड टू द सब्सक्राइबर बाय अ सर्टिफाइड अथॉरिटी। तो ये बिल्कुल सिंपल से डिफरेंसेस हैं। प्राइवेट की क्रिएशन के लिए यूज होती है, वेरीफाई के लिए यूज होती है, कॉन्फिडेंशियल होती है, ये वाइडली नोन होती है, ये लिस्टेड नहीं होती और ये लिस्टेड होती है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, अब देखिए हमने पढ़ा था डिजिटल सिग्नेचर इज अ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, बट ऑल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आर नॉट डिजिटल सिग्नेचर। डू रिमेंबर दिस थिंग। तो सेक्शन 21TA ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 डिफाइन करता है इसको। वो कहता है इट मीन्स द ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय अ सब्सक्राइबर बाय मीन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक as specified under second schedule and also included digital signature. So digital signature is a part of electronic signature. So electronic signature is a wider term and digital signature is a part of that. So we are saying we are talking about electronic signature और digital signature, तो there is a difference between these two. तो digital signature जो है वो पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का, जो अभी हमने समझा था। अभी हम समझ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या है। तो कहता है कोई भी जिसको हमने यूज किया है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑथेंटिकेट करने के लिए, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कहते हैं। डिफरेंस से समझते हैं। डेफिनेशन इसकी T1TA में दी है, T1P में दी है, ठीक है। इट इज टेक्नोलॉजिकल न्यूट्रल, नो स्पेसिफिक टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस इज टू बी फॉलोड टू क्रिएट एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एक्सेप्ट डिजिटल सिग्नेचर, फाइन। बट डिजिटल सिग्नेचर ये टेक्नोलॉजी स्पेसिफाइड अप्रोच है, जिसमें हैश फंक्शन को यूज करना पड़ता है हमें, बिना उसके नहीं होता। आपने देखा था पीछे मैसेज डाइजेस्ट हमने बनाई थी, मैसेज है ना, तो उसके अंदर हमने क्या किया था? हैश फंक्शन यूज करके मैसेज बनाया था, क्रिएट किया था। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या है? इट कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग वेरियस अवेलेबल टेक्नोलॉजीज लाइक अटैचिंग अ पिक्चर ऑफ योर सिग्नेचर। कई बार आप अपने सिग्नेचर यूज करके उसकी पिक्चर भेजते हैं ताकि वो वेरीफाई पाए आगे, है ना, तो वो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हो जाता है। बट डिजिटल सिग्नेचर है, इट यूजेस पब्लिक की cryptography system to use up for a particular message which requires a pair of keys. That is a private key for encryption and a public key for decryption. तो जब आपने मैसेज को एनक्रिप्ट किया मीन्स उसके अंदर पासवर्ड डाल दिया, तो वो डिक्रिप्ट का होगा जब उसके अंदर आप पब्लिक की डालेंगे, कंप्यूटेड बाय यूजिंग अ हैश फंक्शन। It can be in the form of a name type at the end of an email, a digital version of handwritten signature, in form of attachment, a code or even a fingerprint. But ये cryptographic system है, constructing the signature with a two-way protection system. Electronic signature, it is less authentic, obviously, except digital signature. अगर कंपेयर कर रहा है यार डिजिटल सिग्नेचर से तो कम ऑथेंटिक है, यहाँ पर इसकी ऑथेंटिसिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जा रही है? क्योंकि सीक्रेसी सिक्योरिटी ज़्यादा है। अब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर तो किस लिए किया जाता है? वेरीफाई करने के लिए किया जाता है, सिर्फ वेरीफाई कर रहे हैं आप।
यहां पर आप क्या कर रहे हैं, उसको सिक्योर कर रहे हैं, सो टेम्पर्ड ना हो पाए। इसकी कोई एक्सपायरेशन और वैलिडिटी पीरियड नहीं होता इलेक्ट्रॉनिक का, बट डिजिटल सिग्नेचर आपको एक टाइम में 3 साल के लिए मिलते हैं, फिर आपको रिन्यू कराना पड़ता है। ये वनरेबल टू टेम्परिंग होते हैं, टेम्पर हो सकता है, और ये बहुत सिक्योर और हाई लेवल होते हैं। तो आजकल बहुत यूज होने लगा डिजिटल सिग्नेचर्स का। ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। E-governance may be understood as the performance of the governance via the electronic medium in order to facilitate an efficient, speedy, and transparent process of disseminating information to the public and other agencies and performing government administrative activities. तो ई गवर्नेंस का मतलब क्या है, गवर्नेंस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, गवर्नेंस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। तो कहता है जो भी गवर्नेंस की परफॉर्मेंस है वो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू कर रहे हो, और कैसे, ताकि आप फैसिलिटेट कर पाओ क्या, एफिशिएंट, स्पीडी, ट्रांसपेरेंट। किस चीज का, डिसेमिनेटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक एंड अदर एजेंसी। तो जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली देते हो, गवर्न करते हो, यानी कि आज की डेट में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो जाकर वेबसाइट पे देख लीजिए, आपकी क्लास का टाइम टेबल भी वेबसाइट पे मिल जाता है। आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, एडमिशन कब शुरू होंगे, कट ऑफ क्या गई है, परसेंटेज क्या हुई है, कितने का एडमिशन हुआ, क्या हुआ, ऑल द इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल ऑन दी वेबसाइट। तो इससे क्या हो रहा है, एफिशिएंट इंफॉर्मेशन फैसिलिटेट हो रही है, इंफॉर्मेशन स्पीडी है। तो आपको ये नहीं कि पहले इंफॉर्मेशन मांगनी है फिर कोई इंफॉर्मेशन सप्लाई करेगा, आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से ले सकते हो घर बैठे बैठे, एंड ट्रांसपेरेंट है। अब जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं वही इंफॉर्मेशन वाई को दे रहा हूं, वही इंफॉर्मेशन जेड के पास जा रही है। सपोज इफ आई अनाउंस सम वैकेंसी इन माय ऑर्गेनाइजेशन, सो आई पब्लिश दिस ऑन माय वेबसाइट, सो इट इज अवेलेबल टू ऑल। आई कैन नॉट गिव दैट इंफॉर्मेशन सीक्रेटली टू समबडी एल्स कि भाई तुम्हें बता रहा हूं जी वैकेंसी है, तो बाकी को नहीं, सबको पता है, तो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। It refers to the application of information technology to the process of government functioning in order to bring more transparency, openness and resulting in less bureaucracy. पहले इंफॉर्मेशन बहुत हाइड की जाती थी, तो अब ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ओपनली अवेलेबल होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, और ब्यूरोक्रेटिक जो एनवायरनमेंट है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, बिकॉज यू आर नॉट रिलायबल, you are not dependent to seek any information, to get any information on some bureaucrats. So you can get those informations through online, through electronic media. E-governance in its true sense is the application of information and communication technology to government functioning in order to create simple, moral, accountable, responsive and transparent governance. सिंपल शब्द में हम कह सकते हैं इट इज इक्वलेंट टू स्मार्ट गवर्नेंस। व्हाट इज स्मार्ट, सिंपल है, मोरल है, अकाउंटेबल है, रेस्पॉन्सिव है, एंड मोरलेस सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, तो ये आपका होता है ई गवर्नेंस। प्रोविजंस टू फैसिलिटेट ई गवर्नेंस। अब ई गवर्नेंस को फैसिलिटेट करने के लिए क्या क्या प्रोविजंस इस लॉ में बनाई गई है। पहला, legal recognition of electronic record. If you are seeing some information through electronic medium, तो हम कह रहे हैं वो इंफॉर्मेशन जो आपको मिल रही है, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, वो लीगली रिकॉग्नाइज्ड है। Nobody can challenge their legal authenticity. So सेक्शन 4 जो है एक्ट का, वो क्या कहता है, where any law provides that information on any other matter shall be in writing or in the typewritten or printed form, then notwithstanding anything contained in such law, such requirement shall be deemed to have been satisfied if such information or matter is rendered or made available in the electronic form and accessible so as to be usable for a subsequent references. तो आपने अगर कोई भी इंफॉर्मेशन ली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है, जो भी आपको रेंडर की जा रही है, जो राइटिंग में होनी थी, टाइप रिटन होनी चाहिए थी, प्रिंटेड होनी चाहिए थी, जैसे वैकेंसीज, अभी मैंने एग्जांपल दिया, या कोई और इंफॉर्मेशन, व्हाटएवर यू नीडेड,
और एक्सेसिबल एज टू बी यूजेबल फॉर सब्सिक्वेंट रेफरेंस, और आपने उसको एक्सेस भी कर लिया है, मान लीजिए डाउनलोड कर लिया है, तो वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी यूज हो सकती है। तो ये सबसे पहला ई गवर्नेंस के बारे में बताया जाता है। तो लीगल रिकॉग्निशन दे दिया इन्होंने किसको, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को। लीगल रिकॉग्निशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। अब देखिए आपने डिजिटल सिग्नेचर परचेज कर लिया एंड यू आर अफिक्सिंग डिजिटल सिग्नेचर्स ऑन द डॉक्यूमेंट्स, बट व्हाट इफ दे आर नॉट लीगली रिकॉग्नाइज्ड? तो इस एक्ट के थ्रू डिजिटल सिग्नेचर को भी लीगल रिकॉग्निशन मिल गया। अब सेक्शन 5 से डील करता है, where any law provides that information or any other matter shall be authenticated by affixing the signature or any document should be signed or to bear the signature of any person, then notwithstanding anything contained in such law, such requirement shall be deemed to have been satisfied if such information or matter is authenticated by means of digital signature affixed in such manner as may be prescribed by the central government. वो कहता है कि अगर कोई भी चीज ऑथेंटिकेट हो सकती थी आपके सिग्नेचर अफिक्स करने के बाद, यानी कि जब आप उसको सिग्नेचर करेंगे, एनी डॉक्यूमेंट शुड बी साइंड और बियर द सिग्नेचर ऑफ एनी पर्सन, अगर ऐसा कहा जा रहा था तो अगर आपने डिजिटल सिग्नेचर अफिक्स किए हैं तो वो आपके सिग्नेचर माने जाएंगे। समझ में आया? तो इसके थ्रू लीगल रिकॉग्निशन मिल गया डिजिटल सिग्नेचर को। तो अब डिजिटल सिग्नेचर आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड। यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड डिजिटल सिग्नेचर इन गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसी। 6(1) इसकी बात करता है। द फिलिंग ऑफ एनी फॉर्म, एप्लीकेशन और एनी अदर डॉक्यूमेंट विद एनी ऑफिस, अथॉरिटी, बॉडी और एजेंसी ओन्ड और कंट्रोल बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन अ पर्टिकुलर मैनर। ये क्या कहता है? यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड डिजिटल सिग्नेचर इन गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसी, किस तरह से यूज करती है उसको? द फिलिंग ऑफ एनी फॉर्म, कोई फॉर्म फिल करना है, एप्लीकेशन देनी है, और एनी अदर डॉक्यूमेंट विद एनी ऑफिस, अथॉरिटी, बॉडी, एजेंसी ओन्ड और कंट्रोल बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन अ पर्टिकुलर मैनर। द इशू और ग्रांट ऑफ एनी लाइसेंस, तो अब जो है वो लाइसेंस भी इलेक्ट्रॉनिकली दे सकती है, परमिट दे सकती है, सैंक्शन और अप्रूवल दे सकती है इलेक्ट्रॉनिक में से। द रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ मनी इन अ पर्टिकुलर मैनर, तो नाउ यू कैन डिजिटली ट्रांसफर योर मनी, यू कैन इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर योर मनी, सो उसका भी यूज गवर्नमेंट एंड इसकी एजेंसीज कर सकती है। It says then notwithstanding anything containing in any other law for the timing in force, such requirement shall be deemed to have been satisfied if such filing, issue, grant receipt or payment, as the case may be, is effected by means of any such electronic form as may be prescribed by the appropriate government. अब देखिए ये आपको समझ में आया कि कहाँ पर यूज करती है गवर्नमेंट। कोई फॉर्म फिल करना है, कोई एप्लीकेशन मंगानी है, कोई और डॉक्यूमेंट है, उसके लिए यूज कर सकती है। लाइसेंस, परमिट, सैंक्शन, अप्रूवल देने के लिए कर सकती है। कोई पेमेंट है या रिसिप्ट है मनी की, उसके लिए कर सकती है। ठीक है, तो इस पर्पस के लिए यूज करती है। अब वो कहता है कि सेक्शन 6 का सब सेक्शन 2 है, वो कहता है गवर्नमेंट में prescribe the manner and format in which such electronic record shall be filed, created or issued। वो कैसे फाइल किए जाएंगे, वो कैसे क्रिएट किए जाएंगे, वो इशू कैसे किए जाएंगे, इसका मैनर और फॉर्मेट बता सकता है वो। द मैनर और मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ एनी फी और चार्जेस फॉर फाइलिंग, क्रिएशन और इशू एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। अब आप जो इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्ड रखते थे, क्या वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जा सकते हैं? तो इट सेज यस। कहता है वेयर एनी लॉ प्रोवाइड्स दैट डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड्स और इंफॉर्मेशन शैल बी रिटेन्ड फॉर एनी स्पेसिफिक पीरियड, दैट रिक्वायरमेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन सेटिस्फाइड इफ सच डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स और इंफॉर्मेशन आर रिटेन इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इफ the information contained therein remain accessible so as to be usable for a subsequent reference। तो जो भी उसमें इंफॉर्मेशन आपने कंटेन की है वो इंफॉर्मेशन सब्सिक्वेंट रेफरेंस के लिए भी यूज की जा सकती है। तो वो आप वो सारे जो रिकॉर्ड्स हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं।
The electronic record is retained in the format in which it was originally generated, sent or received, or in a format which can be demonstrated or represent accurately the information originally generated, sent or received. मतलब जो आपने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं वो रिटेन करने हैं उसी फॉर्मेट में जो जैसे वो ओरिजिनली जनरेट हुए थे, सेंड हुए थे, रिसीव्ड हुए थे, डेमोस्ट्रेट हुए थे, वो सारे फॉर्मेट्स आपको यूज करने पड़ेंगे. The details which will facilitate the identification of the origin, destination, date and time of dispatch or receipt of such electronic record are available in the electronic record. कहता है अब आपको ये सारी डिटेल रखनी पड़ेगी. ओरिजिन, वो रिकॉर्ड कहाँ से जनरेट हुआ, डेस्टिनेशन क्या था उसका, डेट एंड टाइम क्या थी डिस्पैच की, और रिसीव, आपने जब रिसीव किया या आपने डिस्पैच किया था किसी को, सो दैट वो सारी इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड हमें मिल पाए. तो उसको अगर मैं ब्रीफ करूं तो ये कहना चाहता है कि आप अगर रिटेन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स तो कर सकते हैं. अगर कोई भी ऐसा था कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड करना था, कोई इंफॉर्मेशन आपको एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए रखनी थी, तो वो आप इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड कर सकते हो. लेकिन इसके साथ कुछ कंडीशन लगा दी है. वो कंडीशन क्या है? द इन्फॉर्मेशन कंटेन शैल रिमेन एक्सेसिबल. वो रिमेन होनी चाहिए हमेशा एक्सेसिबल. ये नहीं कि आपने थोड़े दिन के लिए डाला फिर हटा दिया उसको, नहीं, एक्सेसिबल होनी चाहिए जितने टाइम पीरियड के लिए उसको बोला गया था तब तक, और वो उसी फॉर्मेट में होनी चाहिए ओरिजिनली जैसे वो जनरेट की थी. ये नहीं कि आप उसको चेंज कर दें, नहीं कर सकते. एंड आप उसको आप क्या कर पाए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन लिखनी होती है. ओरिजिन क्या था उसका, डेस्टिनेशन क्या था, डेट एंड टाइम ऑफ डिस्पैच और रिसीव्ड क्या था, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई दैट रिकॉर्ड प्रॉपरली. सो अब इसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड जब आप रख रहे हैं तो आपको पेपर बेस्ड रिकॉर्ड रखने की कोई जरूरत नहीं रह जाती है. It is further to be noted that this clause does not apply to any information which is automatically generated solely for enabling an electronic record to be dispatched or received, obviously. Further, subsection 2 of the section 7 provides that nothing in this section shall apply to any law which expressly provides for the retention of document, record, and information in the form of electronic record. ठीक है? Publication of rules, regulation, etc. in electronic gadget. अब देखिए रूल्स के ऊपर हमेशा दिक्कत होती है, रेगुलेशन के ऊपर हमेशा दिक्कत होती है. हमें रूल्स नहीं पता, सो हाउ वी कैन एंश्योर दैट दिस इज द रूल. रूल चेंज नहीं हुआ, हमें किस चीज का क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है, वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में आ जाते हैं, उसको पब्लिश कर सकते हैं हम. ये कहता है सेक्शन 8(1) क्या कहता है, वेयर एनी लॉ प्रोवाइड्स दैट एनी रूल, regulations, other bylaws, notification or any other matter shall be published in the official gazette, then such requirement shall be deemed to have been satisfied. अगर उनको हमने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में पब्लिश कर दिया है, तो जिनको पब्लिश करना था पेपर फॉर्म में, ऑफिशियल गैजेट में, अगर हमने उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर दिया तो मान लेंगे कि वो पब्लिश हो गए हैं. प्रोवाइडेड that when any rule, regulations, order, by law, notification or any other matters published in the official gazette or electronic gazette, the date of publication shall be deemed to be the date of the gazette which was first published in this form. तो जिसमें भी हुआ था, जिस पर्टिकुलर फॉर्म में प्रेजेंट हुआ था, जिस डेट को हुआ था, वही डेट में हम इसको पब्लिश्ड मान लेंगे. इट इज नॉट मैंडेटरी टू एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. अब यहां ध्यान दीजिएगा. The provision of section 9 of the act explain that the provision of section 6, 7, 8 do not confer a right to insist that document should be accepted in electronic form. सपोज कर लीजिए हमने कहा कि आपको अपने डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी में भेजने हैं, ओरिजिनली हम वेरीफाई करेंगे, ओरिजिनली दिखाने हैं या जो भी कुछ करना है, तो आपका राइट नहीं है कि आप इंसिस्ट करने लग जाए, नहीं जी हम तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही देंगे. सो इट्स अप टू अस वेदर वी आर एक्सेप्टिंग दोस डॉक्यूमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और नॉट. Further noting contained in section 6, 7, 8 shall confer a right upon any person to insist that any ministry or department of central government or the state government confer right to or any authority or body established by or under any law or control or funded by central or state government should accept, issue, create, retain or preserve any document in the form of electronic records or effect any monetary transaction in the electronic form. ठीक है, तो बात समझ में आ गई. तो ये आपको कोई राइट नहीं मिल जाता इससे अंडर सेक्शन 6, 7, 8. तो सेक्शन 9 इसीलिए डाला गया है कि यू कांट इम्पोज ऑन द गवर्नमेंट दैट यू हैव टू एक्सेप्ट दोज डॉक्यूमेंट ओनली इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. नो, इट इज नॉट योर राइट. सो जैसा गवर्नमेंट ने आपको बताया वैसा ही करना पड़ेगा. पावर टू मेक रूल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर. सेक्शन 10 ये प्रोवाइड करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट
इसके लिए रूल बना सकती है। द टाइप ऑफ डिजिटल सिग्नेचर कैसा होगा, द मैनर एंड फॉर्मेट इन विच डिजिटल सिग्नेचर शैल बी अफिक्स्ड, द मैनर और procedure which facilitate identification of the person affixing the digital signature, control processes and procedure to ensure adequate integrity, security and confidentiality of electronic record or payment, and any other matter which is necessary to give legal effect to digital signature. तो गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड वो कोई भी रूल बना सकती है अंडर सेक्शन 10 कि डिजिटल सिग्नेचर के टाइप क्या होगा, किस टाइप से होगा, उसका मैनर फॉर्मेट क्या होगा, कैसे अफिक्स करेंगे, कैसे उसकी सिक्योरिटी इंश्योर करनी है, या इनके अलावा भी अगर गवर्नमेंट को लगता है तो कुछ और भी। अब हम आते हैं एट्रीब्यूशन, एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स पे। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं एट्रीब्यूशन क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट क्या होता है और डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इसको डील करता है सेक्शन 11। एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी एट्रीब्यूटेड टू द ऑरिजिनेटर। ऑरिजिनेटर का मतलब बताया था, इफ इट वाज सेंड बाय द ऑरिजिनेटर हिमसेल्फ, उसने खुद भेजा है, बाय अ पर्सन हु हैड अथॉरिटी टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द ऑरिजिनेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, दैट मीन्स किसी एजेंट के थ्रू, बाय एन इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द ऑरिजिनेटर टू ऑपरेट ऑटोमेटिकली। तो अगर मैंने खुद से वो ऑरिजिनेट किया है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तो पहले पॉइंट में कवर होता है, तो ये माना जाएगा कि मैंने भेजा है। बाय अ पर्सन हु हैड द अथॉरिटी टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द ऑरिजिनेटर, उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से रिलेटेड मैंने किसी को अथॉरिटी दी है, किसी को एजेंट बनाया है, अगर उस एजेंट ने भेज दिया। एंड बाय इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द ऑरिजिनेटर टू ऑपरेट ऑटोमेटिकली, तो इस केस में भी ये एट्रीब्यूशन मान लिया जाएगा कि आपने ही इंफॉर्मेशन भेजी है। इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे हम कई बार क्या करते हैं, अपने ईमेल अकाउंट के अंदर एक ऑटोमेटेड मैसेज डाल देते हैं कि वी हैव रिसीव्ड योर मैसेज, वी हैव रिसीव्ड योर मैसेज एंड आई विल कॉन्टेक्ट यू। सो आपने एक तरह से उसकी एक्सेप्टेंस भेज दी है, एक्नॉलेज कर दिया है, सॉरी एट्रीब्यूट कर दिया है कि हाँ जी वो इन्फॉर्मेशन आपने ही भेजी है। तो कोई प्रोग्राम्ड सिस्टम के थ्रू है, अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम्ड है, बाय आपने किया या आपके बिहाफ पर आपने ऑरिजिनेटर किया है ऑटोमेटिकली, तो वो भी आपका एट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मान लिया जाएगा। एग्जाम्पल समझते हैं। ए यूजेस हिज जीमेल अकाउंट टू सेंड एन ईमेल टू बी। अब यहाँ पर ए कौन है, ऑरिजिनेटर है, बी एड्रेसी है एंड जीमेल इंटरमीडियरी है। ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी। ए इज ऑन अ ट्रिप टू नैनीताल, बट बिफोर लीविंग ही हैज प्रोग्राम्ड एन इंफॉर्मेशन सिस्टम विद द फॉलोइंग मैसेज, थैंक यू फॉर योर ईमेल, आई एम ऑन अ ट्रिप टू नैनीताल, विल रिप्लाई योर मेल आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम नैनीताल। अब यहाँ पर उसने खुद नहीं भेजा है, लेकिन एक ऑटोमेटिक सिस्टम प्रोग्राम किया हुआ उसने। Here, though A has programmed an information system to operate automatically on his behalf, still A is the originator in this case. तो ये उस डेफिनेशन के अंदर कवर होता है, तो हम एट्रीब्यूशन मान लेंगे फ्रॉम हिज साइड। अब आते हैं एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट। सेक्शन 12 से डील करता है। अब आपने मैसेज भेज दिया, एक्नॉलेजमेंट कैसे मिलेगी उसकी? Where the originator has not agreed with the addressee that acknowledgement to be given in a particular form or by a particular method, ठीक है। तो जो भी है, ऑरिजिनेटर ने कोई एग्रीमेंट नहीं किया कि एड्रेसी के साथ कि एक्नॉलेजमेंट कैसे भेजनी है आपको। एक्नॉलेजमेंट मतलब कि मुझे वो चीज़ मिल गई है, मैं उसको एक्नॉलेज कर रहा हूँ। तो एक्नॉलेजमेंट को हम कब एक्नॉलेजमेंट मानेंगे? वो कहता है एनी कम्युनिकेशन बाय द एड्रेसी, ऑटोमेटेड और अदरवाइज। एनी कम्युनिकेशन बाय एड्रेसी, एड्रेसी जो भी कम्युनिकेशन करे अपने आप से, ऑटोमेटेड और अदरवाइज। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि एक्नॉलेजमेंट हो गया मैसेज का, जैसे आपने मुझे भेजा, मैंने ऑटोमेटेड सिस्टम पे एक मैसेज डाला हुआ है कि थैंक यू फॉर योर मैसेज, आई विल कॉन्टेक्ट यू सून, एक्नॉलेज कर दिया। एनी कंडक्ट ऑफ द एड्रेसी सफिशिएंट टू इंडिकेट टू द ओरिजिनेटर दैट द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैज बीन रिसीव्ड। तो कोई भी कंडक्ट उसका, जिससे भी हमें लग रहा है, जिससे भी इंडिकेट हो रहा है कि ओरिजिनेटर को के जो मैसेज है वो मिल गया है, ठीक है।
तो ऑरिजिनेटर को ये पता चल गया है किसी भी मीन से कि जो भी एड्रेसी था उसको मैसेज रिसीव हो गया है, तो उस केस में भी हम उसको एक्नॉलेजमेंट मान लेंगे। अब कहता है वेयर द ऑरिजिनेटर हैज स्टैब्लिश्ड दैट द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी बाइंडिंग ओनली ऑन रिसिप्ट ऑफ एन एक्नॉलेजमेंट। अब यहां पर हमने क्या दिया ऑरिजिनेटर ने कि स्टैब्लिश्ड दैट द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी बाइंडिंग ओनली ऑन रिसिप्ट ऑफ एन एक्नॉलेजमेंट, कि भाई तभी होगा जबकि आपकी तरफ से मुझे एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी ऑफ सच इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय हिम, एंड देन अनलेस एक्नॉलेजमेंट हैज बीन सो रिसीव्ड द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन नेवर सेंट टू ऑरिजिनेटर। तो आपने वो मतलब ये मान लेंगे कि जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आई है तब तक ऑरिजिनेटर ने वो मैसेज एड्रेसी को भेजा ही नहीं था, जब तक कि वो उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं दे देता। अब देखो पहले केस में क्या था, ऑरिजिनेटर हैज नॉट एग्रीड विद द एड्रेसी की एक्नॉलेजमेंट भेजनी है, दैट द एक्नॉलेजमेंट बी गिवन इन अ पर्टिकुलर फॉर्म, मेथड क्या होगा कैसे नहीं होगा, तो उस केस में था। यहां पर क्या हो रहा है कि उसने लिखा कि आपकी एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट पे ही बाउंड होगी सारी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाइंडिंग होगा। तो जब तक आप एक्नॉलेजमेंट नहीं भेज देते तब तक ये माना जाएगा कि ऑरिजिनेटर ने कभी मैसेज भेजा ही नहीं था आपको। Where the originator has not stipulated that the electronic record shall be binding only on receipt of such acknowledgement by the originator or within time specified or agreed, or if no time has been specified or agreed to within a reasonable time। ये कहता है मान लीजिए एक्नॉलेजमेंट के बारे में जो था originator not stipulated what that the electronic record shall be binding only on receipt of such acknowledgement by the originator, ठीक है, और विद इन टाइम स्पेसिफाइड और एग्रीड, जो भी टाइम उसने स्पेसिफाई किया था एग्री किया था, और इफ नो टाइम हैज बीन स्पेसिफाइड एग्रीड टू विद इन अ रीजनेबल टाइम, और अगर टाइम स्पेसिफाइड नहीं किया तो रीजनेबल टाइम में होगा। देन द ऑरिजिनेटर मे गिव नोटिस टू द एड्रेसी स्टेटिंग दैट नो एक्नॉलेजमेंट हैज बीन रिसीव्ड बाय हिम एंड स्पेसिफाइंग अ रीजनेबल टाइम बाय व्हिच द एक्नॉलेजमेंट मस्ट बी रिसीव्ड बाय हिम, एंड इफ नो एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड विद इन द अफोरसेड टाइम लिमिट ही मे आफ्टर गिविंग नोटिस टू द एड्रेसी treat the electronic record as if it was never sent। मतलब वो कहता है ऑरिजिनेटर ने वो उसको एक नोटिस भेज सकता है कि भाई मैंने आपको एक मैसेज भेजा था, उसकी एक्नॉलेजमेंट मुझे अभी तक नहीं मिली है, आप जो है एक रीजनेबल टाइम के अंदर वो एक्नॉलेजमेंट भेज दो। अगर आपने एक रीजनेबल टाइम के अंदर एक्नॉलेजमेंट मुझे नहीं भेजी तो मैं मान लूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आपको कभी मिला ही नहीं था। समझ में आया? टाइम एंड प्लेस ऑफ डिस्पैच एंड रिसिप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो टाइम क्या होगा, प्लेस ऑफ डिस्पैच किसे मानेंगे, एंड रिसिप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इसको डील करता है सेक्शन 13। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम ऑफ डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो आपने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डिस्पैच किया, उसका टाइम क्या होगा। द डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अकर व्हेन इट एंटर्स अ कंप्यूटर रिसोर्स सो एज टू बी आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द ऑरिजिनेटर। सपोज मैंने आपको एक ईमेल ड्राफ्ट की, तो जैसे ही मैंने ईमेल सेंड कर दी, कुछ सेकंड का टाइम होता है, अगर आपने देखा हो जीमेल पे अंडू करने का, रोकने का मेल को, तब तक आपने रोक लिया। लेकिन अगर आपने नहीं रोका और एक बार वो सेंट मैसेज आ गया आपको, देन वो टाइम आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को डिस्पैच करने का टाइम मान लिया जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन 13(1) इसको डील करता है कि टाइम क्या होगा। टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, वो तो हो गया डिस्पैच। अब हम बात करते हैं रिसिप्ट कब हुआ। ये कहता है इफ द एड्रेसी हैज डेजिग्नेटेड अ कंप्यूटर रिसोर्स फॉर द पर्पस ऑफ रिसीविंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, देन रिसिप्ट अकर्स एट द टाइम व्हेन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंटर्स द डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स। अब आपने कहा था कि भाई मेरे इस एड्रेस पे आप भेज देना, आपने एक रिसोर्स बताया था कि कहां पर चाहिए आपको, तो जैसे ही जिस टाइम पर वो आपके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में पहुंच जाती है, उस कंप्यूटर रिसोर्स पे पहुंच जाती है, उस टाइम पे हम उसको रिसिप्ट मान लेंगे। If the electronic record is sent to a computer resource of the addressee that is not the designated computer resource, receipt occurs at that time when the electronic record is retrieved by the addressee। अब आपने किसी ऐसे रिसोर्स पे भेजी जो एड्रेसी ने आपको नहीं बोला था, जो डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स नहीं था। ठीक है, मतलब कहने का है कि अगर आपको बताया गया था कि इस पे भेजना है, आपने किसी और पे भेज दिया, अब जब तक उसको मिल नहीं जाता, जब तक उसको रिट्रीव नहीं कर लेता वहां से उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, तब तक आप उसको रिसिप्ट नहीं मानेंगे।
तो दो केसेस मैंने बताए। पहला केस बताया कि जब आपने उस जगह पर भेजा है जहां पर डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स है, तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वहां पर एंटर करता है, रिसिप्ट मान ली जाएगी। साथ में अगर उसने ऐसा कुछ भी नहीं बताया है, ठीक है, सॉरी, उसने आपने जो भेजा है मैसेज वो डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स पे नहीं भेजा है, तो उस केस में रिसिप्ट तब अकर होगी जब वो उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को रिट्रीव कर लेगा उस कंप्यूटर रिसोर्स से जिस पे आपने भेजा था, तब उसकी रिसिप्ट मानी जाएगी। If the addressee has not designated a computer resource along with specified timing, if any, receipt occurs when the electronic records enters the computer resource of the addressee. उसने डेजिग्नेटेड नहीं किया था कोई कंप्यूटर रिसोर्स स्पेसिफिक टाइमिंग के साथ, तो हम जब भी उसके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में एंटर कर देंगे, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जब भी उसके कंप्यूटर रिसोर्स में एंटर हो जाएगा एड्रेसी के, तब हम मान लेंगे। तो दो केसेस में हमने पढ़ा है, एक डेजिग्नेट करता है तब, एक डेजिग्नेट करता है नहीं करता तब। तो अगर करता है दो कंडीशन पढ़ी हमने, और अगर नहीं करता है तो हमने पढ़ा कि जिस भी टाइम पे उसके कंप्यूटर रिसोर्स में वो एंटर कर जाएगा, उसने कोई डेजिग्नेट नहीं किया हुआ इंफॉर्मेशन कहाँ पर कैसे लेनी है, रिकॉर्ड कैसे पहुँचाना है, तो वो इंफॉर्मेशन जैसे ही उसके कंप्यूटर रिसोर्स में पहुँच जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, तो हम उसको रिसिप्ट मान लेंगे। तो हमने डिस्कस किया डिटेल में टाइम ऑफ डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, तो दोनों क्लियर हैं। तो अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं 5 to 7 मिनट्स का, एंड देन विल बैक। थैंक यू। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो अभी हमने डिस्कस किया टाइम, प्लेस एंड रिसिप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, जिसमें मैंने आपसे टाइम ऑफ डिस्पैच की बात की, टाइम ऑफ रिसिप्ट की बात की। तो अभी मैं आपके क्वेश्चंस पढ़ रहा था, तो उसमें एक स्टूडेंट की क्वेरी यहाँ पर भी थी, और काफ़ी स्टूडेंट्स ने नोट्स के बारे में मुझे बोला है। तो आई एम आस्किंग हाउ आई कैन शेयर द नोट्स विद यू पीपल। सो आई जस्ट एक्सप्लोर दिस ऑप्शन, कि ताकि मैं आराम से आपके साथ ये शेयर कर पाऊँ। तो थोड़ा सा आप वेट करिए, उसके लिए मैं बताता हूँ। तो कुछ क्वेश्चंस थे जिनके को मैं आंसर एड्रेस कर रहा हूँ, और साथ में फिर साइमल्टेनियसली अपना सिलेबस खत्म करते हैं। तो इसी पे किसी ने पूछा कि एक बार इसको दोबारा से बता दीजिए, और कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थोड़ा स्लो बोलने के लिए, तो मैं वो भी थोड़ा सा करता हूँ। तो आई होप कि मैं अपनी नॉर्मल स्पीड से थोड़ा स्लो बोल रहा था, बट फिर भी आई विल ट्राई, फाइन। सो टाइम ऑफ डिस्पैच का मतलब क्या होता है कि जब आपने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भेजा उसका टाइम क्या होगा, यानी कि जब आपके कंट्रोल से, ऑरिजिनेटर के कंट्रोल से बाहर हो जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, तो हम उसे टाइम ऑफ डिस्पैच कहते हैं। मैंने आपको एक मेल लिखी, मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे ही मेल मैंने सेंड का बटन दबा दिया, नाउ इट इज आउट ऑफ माय कंट्रोल। तो वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, मेल के साथ मैंने कुछ आपको अटैचमेंट भेजी सपोज, अब वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज बियॉन्ड माय कंट्रोल। तो जैसे ही ऑरिजिनेटर के कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, वैसे ही हम मान लेंगे कि वही टाइम है डिस्पैच का। अब रिसिप्ट का क्या है, तो अगर एड्रेसी, इफ द एड्रेसी हैज डेजिग्नेटेड अ कंप्यूटर रिसोर्स, तो उसमें मैंने दो सिचुएशन बताई, एक जब उसने डेजिग्नेट किया, एक डेजिग्नेट नहीं किया। तो अगर डेजिग्नेट किया तब क्या होगा, तो जब उसके डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स पे हमने उसको पहुंच गया, वहां पर मिल गया, ठीक है, उस टाइम पे मान लेंगे। लेकिन हमने डेजिग्नेटेड, उसने बताया था कि यहाँ पर भेजना है, हमने वहां पर नहीं भेजा, तो जब तक वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रिट्रीव नहीं कर लेगा, है ना, तब तक हम उसको टाइम ऑफ रिसिप्ट नहीं मानेंगे। अब मान लो जी उसने किया ही नहीं, कोई डेजिग्नेटेड कहाँ पे भेजना है, तो आपने जहाँ पर भी था, जो भी इंफॉर्मेशन जहाँ पे आपको भेजी थी भेज दी, तो जैसे ही कंप्यूटर रिसोर्स में उसके पहुंची, वो हमारा टाइम ऑफ रिसिप्ट हो जाएगा। अब किसी ने मुझसे पूछा ऑथेंटिकेटिंग का मतलब क्या होता है, ऑथेंटिकेट करने का मतलब क्या होता है। देखो, ऑथेंटिकेट करने का सिंपल सा मतलब होता है कि जब कोई भी डॉक्यूमेंट, जब आप अब सपोज कर लीजिए कि आपने कुछ लिखा है या आप कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो रिक्वेस्ट आप ही की साइड से आई है, उसको कैसे मान लूं कि आप ही ने लिखा है, किसी और ने नहीं लिखा है, या किसी और ने नहीं किया है वो काम। तो उसके लिए आप उसके ऊपर सिग्नेचर अपने लिखते हैं, करते हैं। तो जैसे आप उसको साइन करते हैं, वो डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट हो जाता है, यानी कि अब मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ। विश्वासप्रद, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो विश्वसनीय, जिसको हम विश्वसनीय बना सकते हैं, वो ऑथेंटिकेट होता है। काफ़ी स्टूडेंट ने डिजिटल सिग्नेचर के बारे में पूछा, मैंने डिजिटल सिग्नेचर पे काफ़ी टाइम लिया था, फिर भी मैं सिंपल बता देता हूँ। डिजिटल सिग्नेचर एक सिग्नेचर होता है जो
फिजिकल सिग्नेचर को सब्सटीट्यूट करता है। उसके अंदर दो की होती है, एक प्राइवेट की होती है, एक पब्लिक की होती है। प्राइवेट की वो की होती है जो कि डीएससी जो होल्डर होता है उसके पास होती है, यानी डिजिटल जो आपका सर्टिफिकेट है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जिसके पास है, जिसके नाम पे वो इशू है, उसके पास होती है, सब्सक्राइबर जिसे कहते हैं हम। और पब्लिक की जो होती है, वो पब्लिक जो लिस्ट होती है डीएससी की, उसके अंदर होती है। ठीक है, तो जब भी आप मैसेज बनाते हैं तो उस मैसेज में आप उसको सिक्योर करने के लिए क्या करते हैं, प्राइवेट की डालते हैं। और जो भी उसको रिट्रीव करता है वो उसके अंदर पब्लिक की डालने के बाद उस चेक करता है कि मैसेज जो है वो ऑथेंटिक है नहीं है, कोई उसके साथ छेड़छाड़ तो नहीं हुआ है। सिंपल सेंस में ये डिजिटल सिग्नेचर होता है। अब इसमें बहुत सारी ना टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड बातें हैं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी टर्म्स इसमें हमारी यूज होती हैं। तो थोड़ी सी जो टर्मोलॉजीज हैं वो इस तरह की हैं जो समझना शायद आपके लिए ज़रूरी भी नहीं है। कि अगर आप उसमें क्या कहते हैं प्रोग्रामर नहीं है, आप लैंग्वेज या प्रोग्राम डिज़ाइन नहीं करते हैं, तो शायद आपको कुछ चीज़ें वहाँ से समझ में आएंगी। बट इन जनरल जो बात है, इसका मतलब क्या है, वो एक्ट क्या कहना चाहता है, ये हमारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जरूरी नहीं हर वर्ड का मतलब आपको इस एक्ट को समझने के लिए पता हो। हाँ, बेटर है अगर आपको पता है, तो इसलिए इतना घबराने की बात नहीं है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर यही लैंग्वेज लिखनी है, अपनी लैंग्वेज भी लिख सकते हैं। देखिए, लीगल लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। अगर आप उसको इंटरप्रिटेट करके ठीक से लिख पाएंगे, यानी कि जो वो लैंग्वेज कहना चाहती है वो अगर आप लिख पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप उसको समझ के उसका अर्थ ही कुछ और निकाल रहे हैं, वो लिखते हैं, तो थोड़ी सी गड़बड़ होगी। तो दोनों ही मेथड मैंने आपको बताया, चाहे आप लीगल लैंग्वेज लिखिए, कुछ वर्ड्स यहाँ से उठाइए और उसको सिंप्लीफाई करके अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, तो वो कोई इशू नहीं है। आगे चलते हैं। आई होप मैंने बहुत सारी क्वेरीज को आंसर कर दिया होगा। प्लेस ऑफ डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अब कहता है कि कहां पर वो डिस्पैच माना जाएगा। कहता है इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी बिटवीन द ओरिजिनेटर एंड एड्रेसी, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज डीम्ड टू बी डिस्पैच एट द प्लेस वेयर द ओरिजिनेटर हैज इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस। अब देखिए, ईमेल का तो कोई कुछ होता नहीं है, वो तो कहीं भी आप रिसीव कर सकते हैं। तो आपने उसको डिस्पैच किया, कहीं से भी किया हो, उसको मिला, कहां पर मिला, तो हम ये मान लेंगे जहां पर भी उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां पर मिला। ठीक है, आपने डिस्पैच वहां पर किया, सिंपल डिस्पैच आपने वहां पर किया। प्लेस ऑफ रिसिप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या है, फिर अगेन बोलता है कि कोई कॉन्ट्रेरी अगर कॉन्टैक्ट नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड एट द प्लेस वेयर द ओरिजिनेटर हैज हिज प्लेस ऑफ बिजनेस। तो आपने जहां भेजा था वहीं पे उसने रिसीव किया, ये मान लेते हैं, वो कहीं भी करे इससे फर्क नहीं पड़ता। अब कहता है प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है। इफ द ओरिजिनेटर और द एड्रेसी हैज मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस, द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस शैल बी द प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, बहुत सारे बिजनेस चलते हैं, तो कहां पर उसका मेन बिजनेस है, कहां पर उसका प्रिंसिपल ऑफिस है, वहीं पर मान लेंगे। इफ द ओरिजिनेटर और द एड्रेसी डज नॉट हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस, हिज यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस शैल बी डीम्ड टू बी द प्लेस ऑफ बिजनेस, ये मान लेंगे। यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस का मतलब क्या है, इन रिलेशन टू अ बॉडी कॉर्पोरेट मींस द प्लेस वेयर इट इज रजिस्टर्ड। तो अगर कोई कंपनी दिल्ली में रजिस्टर्ड है, जैसे हमने कल एलएलपी के बारे में पढ़ा था, एलएलपी इज आल्सो अ बॉडी कॉर्पोरेट, तो एलएलपी जब बॉडी कॉर्पोरेट है तो वो बॉडी कॉर्पोरेट कहां पर रजिस्टर्ड हुई है, सपोज दिल्ली में रजिस्टर्ड हुई है, तो यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, हाउ वी आर गोइंग टू रेगुलेट सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। This act has established a certifying authority to regulate the transaction related to electronic matter and these are explained below. सबसे पहले हम एक अपॉइंटमेंट करते हैं कंट्रोलर का एंड अदर ऑफिसर्स का। सेक्शन 17(1) डील करता है इसको। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट अपॉइंट अ कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट and may also be the same or subsequent notification appoint such number of deputy controller and assistant controller as it deem fit। तो एक तो भैया कंट्रोलर होगा और डिप्टी कंट्रोलर और असिस्टेंट कंट्रोलर भी होते हैं, ये इनकी चेन होती है, तो वो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इस तरह से। तो जितना ही उसको लगता है अप्रोप्रिएट लगता है, डीम फिट होता है, उतने वो डिप्टी कंट्रोलर असिस्टेंट कंट्रोलर अपॉइंट कर देती है। एंड अदर प्रोविजंस क्या है, ये कहता था कंट्रोलर शैल डिस्चार्ज इज फंक्शन अंडर दिस एक्ट सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डायरेक्ट करेगी उसी तरह से उसको अपने फंक्शन
परफॉर्म करनी है। यहां पर कहते हैं डिप्टी कंट्रोलर असिस्टेंट कंट्रोलर शैल परफॉर्म इस फंक्शन, वो कौन असाइन करेगा उनको? कंट्रोलर करेगा, ठीक है, क्योंकि कंट्रोलर जो है वो उनके ऊपर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोलर के ऊपर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी बताएगी वो कंट्रोलर फंक्शन डिस्चार्ज करेगा। और डिप्टी कंट्रोलर असिस्टेंट कंट्रोलर किसकी बात मानेंगे? जो फंक्शंस असाइन करेगा कंट्रोलर उनको, वो बात मानेंगे। ये कहता था क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंसेस एंड टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ कंट्रोलर, डिप्टी कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। कौन हो सकता है भाई? किसको हम कंट्रोलर बना सकते हैं, किसको डिप्टी, किसको असिस्टेंट, इसकी टर्म्स है, उसकी सैलरी, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, जो भी हमें रिक्वायरमेंट है, सर्विस कंडीशन, वो सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। द हेड ऑफिस and the branch office of the controller shall be at such place as the central government may specify, and these may be established at such places as the central government may think fit. तो वो काम कहाँ से करेंगे, उसका हेड ऑफिस कहाँ होगा, उसके ब्रांच ऑफिस कहाँ कहाँ हो सकते हैं, ये सब भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही डिसाइड करना है। कहता है देयर शैल बी अ सील ऑफ द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर, तो जैसे कल हमने सील की बात की थी, तो ऑफिस कंट्रोलर की भी सील होगी। तो कुछ लोगों ने कल पूछा मेरे से सील क्या होती है, तो मैंने बताया भी था दोबारा से, तो इट्स लाइक एन स्टैंप। फंक्शंस क्या क्या परफॉर्म करता है जी कंट्रोलर? तो पहला है टू एक्ट एज रेगुलेटर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, तो जो भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उसको रेगुलेट करने का काम करता है सबसे पहला। कहता है लेइंग डाउन द स्टैंडर्ड टू बी मेंटेन बाय सर्टिफाइंग अथॉरिटी, स्पेसिफाइंग द क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस व्हिच एम्प्लॉयज ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटी शुड पोजेस। तो कहता है कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी के लिए जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन, उनका एक्सपीरियंस, कौन सर्टिफाइंग अथॉरिटी मतलब बन सकता है, क्या पोजेस करती है क्वालिफिकेशन, ये सारा का सारा कंट्रोलर बताता है। स्पेसिफाइंग द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच सर्टिफाइंग अथॉरिटी शैल कंडक्ट देयर बिजनेस, वो कैसे अपना काम करेंगे, ये भी वही बताता है। स्पेसिफाइंग द कंटेंट ऑफ रिटर्न, प्रिंटेड और विजुअल मटेरियल एंड एडवर्टाइजमेंट दैट मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड और यूज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एंड द पब्लिक की, तो किस तरह का मटेरियल होगा, प्रिंटेड कैसा होगा, रिटर्न कैसा होगा, विजुअल मटेरियल कैसा होगा, एडवर्टाइजमेंट किस तरह से कर सकते हैं डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड। अब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफाइंग अथॉरिटी करेगी इशू, लेकिन सर्टिफाइंग अथॉरिटी को कंट्रोल करने के लिए कौन है? कंट्रोलर है। तो कंट्रोलर जो है वो डिसाइड करेगा कि कैसे ये सारे मटेरियल्स जाएंगे, उसका कंटेंट क्या होगा। स्पेसिफाइंग द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एंड द की, उसका कंटेंट कैसा होगा, की का कंटेंट कैसे होगा, उसकी फॉर्म किस तरह की होगी, ये भी सब वही बताएगा। स्पेसिफाइंग द मैनर इन विच द सर्टिफाइंग अथॉरिटी शैल कंडक्ट देयर डीलिंग्स विद द सब्सक्राइबर, तो अपने सब्सक्राइबर के साथ उसकी डीलिंग कैसे होगी सर्टिफाइंग अथॉरिटी की, उसका मैनर भी वही बताएगा। सब्सक्राइबर कौन थे? जिन्होंने डिजिटल सिग्नेचर खरीदे थे। सर्टिफाइंग अथॉरिटी कौन थी? जिन्होंने उन्हें दिए थे। अब कंट्रोलर का काम क्या है, वो उनके बीच में कैसे डीलिंग होगी ये भी स्पेसिफाई वही करेगा। रिजॉल्विंग एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया किसमें? सर्टिफाइंग अथॉरिटी और सब्सक्राइबर में, उसको भी रिजॉल्व करने का काम भी कंट्रोलर करेगा। लेइंग डाउन द ड्यूटीज ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, उनकी ड्यूटीज। एक्सरसाइजिंग सुपरविजन ओवर द एक्टिविटीज ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, ये भी काम इनका है। सर्टिफाइंग पब्लिक कीज ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, क्या वो सब पब्लिक की जो है उसको सर्टिफाई कौन करेगा? कंट्रोलर करेगा। स्पेसिफाइंग द फॉर्म एंड मैनर इन विच अकाउंट शैल बी मेंटेन बाय सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। स्पेसिफाइंग द टर्म एंड कंडीशन सब्जेक्ट टू विच ऑडिटर्स मे बी अपॉइंटेड एंड द रेम्युनरेशन टू बी पेड टू देम, अब जो अकाउंट्स उन्होंने बनाया उनका ऑडिटिंग कैसे होगी, ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, कैसे अपॉइंट होगा, रेम्युनरेशन कितना पे करेंगे, ये सब भी कौन करेगा? कंट्रोलर करेगा। फैसिलिटेटिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बाय सर्टिफाइंग अथॉरिटी ईदर सोली और जॉइंटली विद अदर सर्टिफाइंग अथॉरिटी एंड रेगुलेशन ऑफ सच सिस्टम, ये फैसिलिटेट करेगा उनको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के बारे में और उसको रेगुलेट भी करेगा। मेंटेनिंग अ डेटाबेस कंटेनिंग द डिस्क्लोजर record of each certifying authority and containing such particulars as may be specified by regulation which shall be accessible to public। अब आते हैं दूसरा फंक्शन है इसका, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। ये कहता है कंट्रोलर में विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बाय नोटिफिकेशन ऑफ ऑफिशियल गजेट रिकॉग्नाइज एनी सर्टिफाइंग अथॉरिटी एज अ सर्टिफाइंग अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, किसी को भी कर सकता है, लेकिन उसमें प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से और ऑफिशियल गजेट में नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा। द कंट्रोलर मे रिवोक सच रिकॉग्निशन बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट, वो दे भी सकता है और रिवोक भी कर सकता है। रिवोक करने का मतलब होता है वापस लेना, जैसे होता है ना रिवोकेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था अब मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक कर रहा हूँ, मतलब फुलफिल नहीं कर रहा हूँ, तोड़ रहा हूँ, तो क्या कंडीशंस होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में आपने पढ़ा होगा,
ये कहते थे कंट्रोलर मे रिवोक सच रिकॉग्निशन बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, बट उसके लिए उसको रीजन देना पड़ेगा रिवोक क्यों किया है। कंट्रोलर टू एक्ट एज ए रिपोजिटरी, ये भी एक तीसरा फंक्शन है उसका। ये कहता है ये रिपोजिटरी है ऑल डिजिटल सिग्नेचर का, जो भी इस एक्ट के अंदर इशू किए जाएंगे। कंट्रोलर शेल मेक यूज ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रोसीजर्स दैट आर सिक्योर फ्रॉम इंट्रूजन एंड मिसयूज, ये देखना है उसका काम है। ऑब्जर्व सच अदर स्टैंडर्ड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू एंश्योर दैट द सीक्रेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ डिजिटल सिग्नेचर आर एश्योर्ड, ये भी देखना है कि जो हमारी सीक्रेसी है वो सब जो है मेंटेन रहे। The controller shall maintain a computerized database of all public keys in such a manner that such database and the public keys are available to any member of the public. तो कंप्यूटराइज डाटाबेस होना चाहिए ऑल पब्लिक कीज का, ताकि जिसके पास भी आप भेजें तो वो वहां से रिट्रीव कर पाए और से आपके डिजिटल सिग्नेचर को ऑथेंटिकेट कर पाए। लाइसेंस टू इशू डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ये भी कंट्रोलर कंट्रोल करता है। एनी पर्सन मे मेक एन एप्लीकेशन टू द कंट्रोलर फॉर अ लाइसेंस टू इशू डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, तो लाइसेंस कौन देगा? कंट्रोलर देगा। नो लाइसेंस शैल बी इशूड अनलेस द एप्लीकेशन फुलफिल सच रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिफिकेशन एक्सपर्टाइज मैन पावर फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी which are necessary to issue digital signature certificate as may be prescribed by the central government. तो लाइसेंस नहीं इशू होगा जब तक कि वो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस एक्सपर्टाइज मैन पावर फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं करता, तब तक जो भी इशू करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को अगर आप अप्लाई करते हो आपको लाइसेंस चाहिए, तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया इसके लिए क्वालिफिकेशन एक्सपर्टाइज मैन पावर फाइनेंशियल रिसोर्सेज वो सब आप अगर पूरे नहीं करते तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। A license granted under this section shall be valid for such period as may be prescribed by the central government, not be transferable or inheritable. Transferable मतलब आप किसी को दूसरे को नहीं दे सकते, inheritable मतलब आपके बाद आपकी फैमिली का हो जाएगा, नहीं। Be subject to such term and condition as may be specified by regulation, तो कोई भी terms and condition उसके साथ और अटैच कर सकते हैं। Application for license. Every application for issue of a license shall be in such form as may be prescribed by central government. Every application for issue of a license shall be accompanied by a certification practice statement, a statement including the procedure with respect to identification of the applicant, payment of such fees not exceeding 25,000 rupees as may be prescribed by the central government. तो जब आप अप्लाई करते हो तो ये प्रोसीजर होता है उसका, ठीक है। Then such other document as the central government may prescribed, तो ये सब आपको प्रोसीजर फुलफिल करना पड़ता है। अब आपने एक बार लाइसेंस ले लिया, आपका टाइम एक्सपायर हो गया, क्योंकि अभी बात की थी ना कि टाइम के हिसाब से ही होता है, तो रिन्यूअल कैसे होगा लाइसेंस का? An application for renewal of license shall be in such form accompanied by such fees not exceeding 5,000 rupees. अब पहले हमने कितना किया था? 25,000 फीस थी जब लाइसेंस दे रहे थे। एक्सीडिंग मतलब उससे कम हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं होगी। अगर आप रिन्यू कर रहे हो तो उसके लिए फीस कितनी है? 5,000 रुपीज। As may be prescribed by the central government and shall be made not less than 45 days before the date of expiry of the period of the validity of the license. और आपको वो एप्लीकेशन भेजनी है रिन्यूअल की, इसके साथ फॉर्म जो भी चाहिए वो प्लस फीस, और कम से कम 45 दिन आपके लाइसेंस को एक्सपायर होने में बचे हों, उससे पहले आपको भेजनी है, तभी आपका लाइसेंस रिन्यू होगा। प्रोसीजर फॉर ग्रांट और रिजेक्शन ऑफ लाइसेंस। अब किसी को लाइसेंस देना है या नहीं देना है या रिजेक्ट करना है। कंट्रोलर may on receipt of an application grant or after considering the document accompanying the application and such other factor as he deem fit grant the license or reject the application. कंट्रोलर के पास पावर है, उसके पास एप्लीकेशन आई, उसने डॉक्यूमेंट वगैरह जो मंगाए थे, जो भी एप्लीकेशन थी उसकी स्क्रूटनी की, उसको देखा, अदर फैक्टर कंसीडर किए, अगर सब उसे ठीक लगता है तो ग्रांट कर देगा और नहीं लगता है तो रिजेक्ट कर देगा। Provided that no application shall be rejected under this section unless the applicant has been given a reasonable opportunity of presenting his case. तो उसका मतलब है कि जो भी अगर आप किसी का लाइसेंस रिजेक्ट कर रहे हो या आप एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे हो तो आपको उसको चांस देना पड़ेगा अपना केस प्रेजेंट करने का, अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, तो वो जस्टिफाई करे, अगर नहीं कर पाता तो ठीक है। सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस। अब आपने किसी को लाइसेंस दे दिया,
और आपको लगता है नहीं ये लाइसेंस गलत दे दिया, अब आपको सस्पेंड करना है, ठीक है। द कंट्रोलर मे बी सेटिस्फाइड आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज ही मे थिंक फिट दैट अ सर्टिफाइंग अथॉरिटी हैज made a statement in or relation to the application for the issue or renewal of the license which is incorrect, false or in material particular. Fail to comply with the term and condition subject to which the license was granted. अब जैसे लाइसेंस के साथ हमने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखी थी, फुलफिल नहीं कर रहा है. Fail to maintain the standard, जो स्टैंडर्ड हमने मेंटेन किए थे, कहा था उसको मेंटेन करने के लिए, वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर रहा है. Contravene any provision of this act, rule, regulation or order. तो उसका अगर एक्ट की किसी भी प्रोविजन को कॉन्ट्रावेन कर रहा है तो इन सच केसेस में वो लाइसेंस को सस्पेंड कर सकती है. रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, रिवोक करना मतलब दिया था वापस ले रही है. नो लाइसेंस शैल बी रिवोक्ड, नहीं हो सकता unless the certifying authority has been given a reasonable opportunity of showing cause against the proposed revocation. तो रिवोक जो करने वाले उसको पहले आप अपॉर्चुनिटी दो, बताओ जी, शो कॉज भेजो, वो बताएगा क्यों, क्या गलती हुई, क्या हुई, कैसे हुई. The controller may, if he has reasonable cause to believe that there is any ground for revoking a license, by order suspend such license pending the completion of any inquiry ordered by him. ठीक है, तो अगर वो लगता है कि अभी रिवोक में कोई कुछ बाकी है, कुछ काम होना बाकी है ना, कोई इंक्वायरी चल रही है तो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो टाइम बीइंग के लिए वो उसको सस्पेंड कर सकता है, ठीक. Provided that no license shall be suspended for a period exceeding 10 days unless the certifying authority has given a reasonable opportunity of showing cause against the proposed suspension. मान लीजिए आप इंक्वायरी चला रहे हो, आपने लाइसेंस जो है सस्पेंड कर दिया, तो सस्पेंड कर सकते हैं मैक्सिमम 10 दिन के अंदर, और उसके बाद या आपने उसको शो कोज का नोटिस दिया था, जो भी पर्पज सस्पेंशन थी आपने, अगर आप दे दोगे उसके बाद तो आप कर सकते हो, जब तक वो उसको प्रूव नहीं कर देता है या जो भी आप डिसीजन नहीं लेते हो, लेकिन आप सस्पेंड उसको मैक्सिमम 10 दिन के लिए कर सकते हो. नो सर्टिफाइंग अथॉरिटी whose license has been suspended shall issue and digital signature certificate after such suspension. अब रिवोक नहीं किया लेकिन सस्पेंशन है, सस्पेंशन की ड्यूरेशन में भी आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है वो इशू नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रखना है. नोटिस ऑफ सस्पेंशन, रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, whether the license of certifying authority is suspended or revoked, the controller shall publish notice of suspension or revocation as the case may be in the date mentioned, the database maintained by him. ये कहता है जब सस्पेंड किया है, रिवोक किया है, तो कंट्रोलर को पब्लिश करना पड़ेगा नोटिस ऑफ सस्पेंशन और रिवोकेशन, ठीक है, जो भी केस होगा, इन द डेटाबेस मेंटेन्ड बाय हिम, जो उसने डेटाबेस मेंटेन किया था. तो मान लीजिए किसी की पब्लिक की दी हुई है या जो भी इशू करता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट दिया हुआ है, तो वहां पर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि इसका लाइसेंस हमने सस्पेंड कर दिया, ये अब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकता. Where one or more repository are specified, the controller shall publish notices of such suspension revocation as the case may be in all such repositories. Provided that the database containing the notice of such suspension or revocation as the case may be shall be made available through the website which shall be accessible round the clock. मतलब कभी भी आप कर सकते हो उसको, उस वेबसाइट के ऊपर ये पब्लिश होना चाहिए. ये कहता था कंट्रोलर में if you consider necessary publicize the content of database in such electronic or other media as you may consider appropriate. अब पावर क्या होती है कंट्रोल ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी की? सबसे पहली पावर है पावर टू डेलीगेट. कंट्रोलर में इन राइटिंग ऑथोराइज द डिप्टी कंट्रोलर और असिस्टेंट कंट्रोलर. हमने बताया था 3 लेवल होते हैं, कंट्रोलर, डिप्टी कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर और कोई अदर ऑफिसर, टू एक्सरसाइज एनी ऑफ द पावर ऑफ द कंट्रोलर. तो कंट्रोलर वो पावर डेलीगेट कर सकता है. Power to investigate contravention. The controller or any officer authorized by him in this behalf shall take up for investigation any contravention of the provision of this act, rules or regulation made thereunder. Access to computer and data. Controller or any person again authorized by him shall, if he has reasonable cause or suspect that any contravention of the provision of this act, rule or regulation made thereunder has been committed, have access to any computer system, data or any other material connected with the system for the purpose of searching or causing a search to be made for obtaining any information or data contained in or available to such computer system. तो कंट्रोलर के पास ये पावर है कि
उसको लगता है, सस्पेक्ट होता है कि कोई इस एक्ट की प्रोविजन को कॉन्ट्रावेन किया जा रहा है, तो वो कंप्यूटर सिस्टम का किसी डाटा का कोई और अदर मटेरियल का एक्सेस उसको मिल सकता है, उसको वो एक्सेस करके इंस्पेक्ट कर सकता है। ठीक है। पावर ऑफ कंट्रोलर टू गिव डायरेक्शंस। Controller may direct a certifying authority or any employee of such authority to take such measure or to cease to carry on such activities if these are necessary to ensure compliance with the provision of the act. तो वो कह सकता है कैरी करने के लिए और सीज करने के लिए, स्पेशली सीज करने के लिए कोई भी जो भी उसको लगता है कि वो कोई जो एक्टिविटी कर रहा है वो कहीं ना कहीं जो प्रोविजंस है वो कंप्लाइंस नहीं हो रही है, तो उनको कंप्लाइंस कराने के लिए, उन प्रोविजन को कंप्लाइंस कराने के लिए, इंश्योर उनका कंप्लाइंस करने के लिए, ठीक है, वो उनको डायरेक्शन इशू कर सकता है। पावर टू इशू डायरेक्शन फॉर इंटरसेप्शन और मैनेजिंग और डिक्रिप्शन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्स। क्या होती है इसमें पावर? कंट्रोलर मे डायरेक्ट एनी एजेंसी of the government to intercept any information transmitted to any computer resource. So power to issue direction for interception or managing or decryption of any information through any computer resource. So controller के पास ये भी पावर होती है कि वो डायरेक्ट कर सकता है किसी भी एजेंसी को, गवर्नमेंट की, to intercept any information transmitted to any computer resource, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो गया है किसी का कंप्यूटर रिसोर्स में. So if it is necessary in the interest of sovereignty, integrity of India and security of the state and friendly relation with foreign state, तो उसके लिए वो डायरेक्ट कर सकता है, इंटरसेप्ट कर सकता है. Power to issue direction for blocking the public access of any information through any computer resource. So वो किसी भी इंफॉर्मेशन को ब्लॉक करवा सकता है किसी कंप्यूटर रिसोर्स के अंदर जो है, ये पावर होती है उसके पास. And power to authorize, monitor and collect traffic data or information to any computer resource for cyber security. यहाँ पे ट्रैफिक डाटा का मतलब है कंप्यूटर ट्रैफिक डाटा, उसको कलेक्ट कर सकता है कि क्या उस कंप्यूटर पे पर्टिकुलरली कंप्यूटर रिसोर्स पे हो रहा है. साइबर सिक्योरिटी के ऊपर हम बात कर सकते हैं, तो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी है उसको मॉनिटर कर सकता है. अब पावर भी साथ साथ इनकी ड्यूटीज भी होती हैं. अब ड्यूटी सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्या है, हम उसकी बात कर रहे हैं. तो पहली है सर्टिफाइंग अथॉरिटी की, to follow certain procedure. Every certifying authority shall make use of hardware, software, procedure that are secure for institution and misuse. ये ध्यान रखना है. Provide a reasonable level of reliability in its services, which are reasonably suited to the performance of intended function. ताकि जो भी intended function है वो properly reasonable level of reliability के साथ perform किए जा सकें. Adhere to security procedure to ensure that the secrecy and privacy digital signature are assured. Observe such other standards as may be specified by regulation. दूसरा फंक्शन है certifying authority to ensure compliance of the act. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कंप्लायंस ऑफ एक्ट का मतलब होता है कि जो भी एक्ट कह रहा है उस एक्ट को आपको मानना पड़ेगा. तो certifying authority shall ensure that every person employed or otherwise engaged by its compliances in the course of his employment or engagement with the provision of this act, rules, regulation and order made thereunder. तो जो भी है certifying authority ये इंश्योर करेगी कि उसके सारे एम्प्लॉयज जो भी उसने एम्प्लॉय किए हों या और अदरवाइज जैसे भी वो काम कर रहे हैं वो सारी प्रोविजंस को एक्ट की कंप्लाई करें. डिस्प्ले ऑफ लाइसेंस. सेक्शन 32 कहता है कि जो भी लाइसेंस उसको मिला है, किसका लाइसेंस? डिजिटल सिग्नेचर इशू करने का. वो लाइसेंस जो है वो डिस्प्ले करे अपनी प्रीमाइसेस पे बिजनेस की. सरेंडर ऑफ लाइसेंस. अगर उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया, रिवोक कर दिया गया है, तो उसको इमीडिएटली सस्पेंड करना है, सरेंडर करना है वो लाइसेंस कंट्रोलर को. डिस्क्लोजर. सर्टिफाइंग अथॉरिटी शैल डिस्क्लोज इन मैनर स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन. क्या क्या? इन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट व्हिच कंटेन द पब्लिक की कॉरेस्पॉन्डिंग द प्राइवेट की यूज्ड बाय द सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू डिजिटली साइन अनदर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट. एनी सर्टिफिकेशन, प्रैक्टिस, स्टेटमेंट relevant thereto, notice of such revocation or suspension of its certifying authority certificate, any other facts that materially and adversely affect either the reliability of digital signature certificate which the authority has issued or the authority ability to perform its services. तो ये सब डिस्क्लोज करना होता है उसको. When the opinion of certifying authority any event has occurred or any situation has arisen which may materially and adversely affect the integrity of its computer system or the condition subject to which a digital signature certificate was granted, then the certificate
authority shall use reasonable efforts to notify any person who is likely to be affected by that occurrence. ठीक है, तो जिसको भी इस बात से फर्क पड़ता है उसको नोटिफाई करें. Act in accordance with the procedure specified in certification practice statement to deal with such event or situation. अब जो भी उसका प्रोसीजर लिखा हुआ है उस प्रोसीजर के थ्रू डील करे उस सिचुएशन को ओवरकम करने में. अब देखिए, साइबर कॉन्ट्रावेंशन होते हैं, एक साइबर ऑफेंसेस होते हैं. तो हम बात कर रहे हैं, शुरू में हमने बात की थी ना क्राइम्स की, तो कुछ कॉन्ट्रावेंशन होते हैं, कुछ ऑफेंसेस होते हैं. तो पहले हम कॉन्ट्रावेंशन और ऑफेंसेस का मतलब समझ लेते हैं, फिर हम बात करते हैं आगे. तो सबसे पहले कॉन्ट्रावेंशन क्या होता है? कॉन्ट्रावेंशन इज अ ब्रीच ऑफ प्रोविजन ऑफ द एक्ट और रूल्स और रेगुलेशन मेड अंडर द एक्ट. तो कॉन्ट्रावेंशन वर्ड बार बार आपने सुना होगा कि वो कॉन्ट्रावेन नहीं कर सकते, वो कॉन्ट्रावेन नहीं कर सकते. तो कॉन्ट्रावेंशन का मतलब होता है कि अगर आप इस एक्ट का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की किसी भी प्रोविजन को कॉन्ट्रावेन कर रहे हैं तो हम उसे साइबर कॉन्ट्रावेंशन मानेंगे. अब ऑफेंसेस क्या होते हैं? ऑफेंसेस इज कमिटिंग एन एक्ट विच इज प्रोहिबिटिंग बाय साइबर लॉ. साइबर लॉ में जो भी एक्ट प्रोहिबिटिंग है, प्रोहिबिटेड है, उन एक्ट को अगर आप कर रहे हैं, यानी कि जिनके लिए मना किया आप वही कर रहे हो, और आपकी इंटेंशन भी यहाँ पे क्या होती है? क्रिमिनल होती है. क्रिमिनल इंटेंशन इज एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ एन ऑफेंस. तो साइबर कॉन्ट्रावेंशन में आपकी इंटेंशन शायद क्रिमिनल नहीं होगी, तो आपके ऊपर सिर्फ सिविल लाइबिलिटी होगी. यहाँ पर आपकी लाइबिलिटी जो है वो क्रिमिनल लाइबिलिटी है. तो हम यहाँ मान रहे हैं कि आपकी जो लाइबिलिटी है वो क्रिमिनल लाइबिलिटी है. कॉन्ट्रावेंशन प्राइमरली डील्स विद अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क. अब मैंने आपका सिस्टम अनऑथराइज्ड एक्सेस कर लिया है ना, तो वो कॉन्ट्रावेंशन है. ऑफेंसेस डील विद सीरियस साइबर क्राइम्स रिलेटेड टू कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क. तो खाली एक्सेस किया, लेकिन यहां पर मैंने एक्सेस करके कुछ और भी कर लिया, आपका पासवर्ड चोरी कर लिया, तो वो साइबर क्राइम हो गया. कॉन्ट्रावेंशन रिजल्ट इन सिविल प्रोसिक्यूशन. तो सिर्फ इसमें डैमेजेस जनरली पे होते हैं, यानी कि कंपनसेशन की तरह से आप पे करते हैं कि जो मुझे नुकसान हुआ मेरा नुकसान भर दीजिए, बात खत्म हो जाएगी. लेकिन ऑफेंसेस जो होते हैं वो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होती है उनके ऊपर. तो पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विद फाइन एज वेल एज इम्प्रिजनमेंट. तो दोनों हो सकते हैं इसमें. अब द कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी अंडर द एक्ट और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर द एक्ट हैज दैट अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट एनी साइबर कॉन्ट्रावेंशन. तो यहाँ पर जो कंट्रोलर हमने अपॉइंट किया था, या जो भी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है उस एक्ट का, उस अथॉरिटी है जिसको मिली हुई, वो करेगा इसकी इन्वेस्टिगेशन. लेकिन साइबर में पुलिस ऑफिसर, और ये भी कह रहा है नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर शैल इन्वेस्टिगेट एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट. तो जो भी ऑफेंस है, दिस नॉट ऑफर, इट्स ऑफेंस, सारे ऑफेंसेस को पुलिस ऑफिसर कम से कम इंस्पेक्टर रैंक का इन्वेस्टिगेट करेगा. तो आपको समझ में आएगा कॉन्ट्रावेंशन और ऑफेंसेस. अब हम डिस्कस करते हैं कॉन्ट्रावेंशन क्या होते हैं और ऑफेंसेस क्या होते हैं. पेनल्टीज एंड कंपनसेशन फॉर कॉन्ट्रावेंशन. तो पहले हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रावेंशन में पढ़ लिया क्या होते हैं. आप कोई कॉन्ट्रावेन करते हो तो उसकी क्या होती है. तो पहले पढ़ते हैं कॉन्ट्रावेंशन कौन कौन से होते हैं. पेनल्टी फॉर डैमेज टू कंप्यूटर सिस्टम. आपका कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम किसी ने डैमेज कर दिया. इफ एनी पर्सन विदाउट परमिशन ऑफ द ओनर और एनी अदर पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क एक्सेस और सोर्स एक्सेस टू सच कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क. आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर लेता है या आपके सिक्योर सिस्टम को एक्सेस कर लेता है आपकी परमिशन के बिना. या मान लीजिए वो ऑनर आप हैं, लेकिन आपने किसी को इंचार्ज बनाया हुआ है, उस इंचार्ज से ही उसने परमिशन ले ली है. डाउनलोड्स, कॉपीज और एक्सट्रैक्ट एनी डाटा, कंप्यूटर डेटाबेस और इंफॉर्मेशन फ्रॉम सच कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन और डाटा हेल्ड और स्टोर्ड इन एनी मूवेबल स्टोरेज मीडियम. उसको डाउनलोड कर लेता है, उसकी कॉपी कर लेता है, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है. एक तरह से डाटा की चोरी हो गई. इंट्रोड्यूस और कॉजेज to be introduced any computer containment or computer viruses into any computer system or computer network. अब वो आपके कंप्यूटर सिस्टम में कुछ वायरस डाल देता है, उसको कंटेमिनेटेड कर देता है, तो उसके केस में भी है ना, तो आपका कॉन्ट्रावेंशन हो गया. डैमेजेस और कॉजेज टू बी डैमेज एनी कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क, डाटा कंप्यूटर डेटाबेस और एनी ऑफ द प्रोग्राम रिसाइडिंग इन सच कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क. उसको डैमेज कर देता है या डैमेज करने की कोशिश करता है. डिस्टर्ब और कॉज डिस्ट्रप्शन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क. आपके सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है,
डिनायल और कॉज द डिनायल ऑफ एक्सेस टू एनी पर्सन ऑथराइज टू एक्सेस एनी कंप्यूटर। तो जो एक्सेस कर सकता था उस कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस नहीं करने दे रहा है, उसको डिनाई कर देता है। प्रोवाइड्स एनी असिस्टेंस टू एनी पर्सन टू फैसिलिटेट एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, रूल और रेगुलेशन। तो जिसको एक्सेस करना था उसको फैसिलिटेट करने में जो असिस्टेंस देनी थी, ठीक है, प्रोवाइड एनी असिस्टेंस टू एनी पर्सन टू फैसिलिटेट एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क इन कॉन्ट्रावेंशन, मतलब आप ऐसे किसी पर्सन को एक्सेस दे रहे हो जिससे इस एक्ट की कोई भी रूल्स रेगुलेशंस कॉन्ट्रावेन हो रही है, तो वो भी कॉन्ट्रावेंशन आएगी। Charges a service availed of by a person to the account of another person by tampering with or manipulating any computer system or computer network, ठीक है। He shall be liable to any damage by way of compensation not exceeding 10 lakh rupees to the person so affected, ठीक है। जिस भी पर्सन को अफेक्ट हो रहा है उसको कम से कम, मतलब ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा डिस्ट्रक्ट करता है, डिलीट करता है, ऑल्टर कर देता है इन्फॉर्मेशन को। आपके कंप्यूटर में जाकर डिस्ट्रक्ट कर देता है आपके कंप्यूटर सिस्टम को, उसमें से कोई इन्फॉर्मेशन डिलीट कर देता है, चेंज कर देता है ना, तो वो भी इसके अंदर आता है। स्टीलिंग, कंसीलिंग, डिस्ट्रॉइंग और अल्टरिंग कंप्यूटर सोर्स कोड, ठीक है, आपके सोर्स कोड को चोरी कर लेता है, कंसील कर देता है, छुपा देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। और पर्पस क्या है कि कंप्यूटर रिसोर्स, उसकी इंटेंशन है कि वो उसको डैमेज कर पाए। तो ये सब कॉन्ट्रावेंशन में आते हैं। अब इसकी पेनल्टी क्या है, कहता है ही शैल बी लायबल टू पे डैमेजेस बाय वे ऑफ कंपनसेशन टू द पर्सन हु अफेक्टेड। तो पहला तो वो डैमेजेस पे करेगा एज कंपनसेशन, जो भी पर्सन अफेक्टेड होगा। Prior to IT Amendment Act 2008, the amount of damage by way of compensation was rupees 1 crore only. But now the quantum of damages is not fixed and varies from case to case. तो कई बार 1 करोड़ से ज्यादा भी हो सकती है। तो पहले 1 करोड़ रुपए तक की ही लाइबिलिटी थी मैक्सिमम, लेकिन अब ज्यादा भी हो सकती है। The essence of section 43 is civil liability. Criminality in offense of data theft is dealt in section 66 and 67. तो अभी जो हम, अगर मान लीजिए किसी भी कॉन्ट्रावेंशन की बात हो रही है, वहां पर अगर सेक्शन 43 एप्लीकेबल हो रहा है तो सिविल लायबिलिटी होगी। लेकिन जहां पर भी क्रिमिनल आ जाता है, यानी कि ऑफेंसेस आ जाते हैं, वहां पर सेक्शन 66 और 67 उसको डील करते हैं, डाटा थेफ्ट से रिलेटेड। तो आई होप आपको कॉन्ट्रावेंशन समझ में आए होंगे। कंपनसेशन फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट डाटा। The corporate responsibility for data protection is emphasized by inserting section 43A. This section provides that if a body corporate processing, dealing or handling any sensitive personal data or information sorry, such as password, bank account, credit card, debit card details in a computer resource which is own, control or operates in is negligent in implementing and maintaining reasonable security practices and procedure and thereby causes wrongful loss to gain to any person, such a body corporate shall be liable to pay damages by way of compensation to the affected party. देखिए मान लीजिए एक नया सेक्शन इंसर्ट किया 43A, ये कह रहा है कि कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है, चाहे वो बैंक है या कुछ भी है, जो प्रोसेस करती है, डील करती है, हैंडल करती है आपकी किसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन से, आपके पर्सनल डाटा से, जैसे आपका पासवर्ड है, आपका बैंक अकाउंट है, आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की डिटेल्स हैं, बहुत ही क्रूशियल है, आपका पैसा पड़ा है भाई वहां, तो उसको कोई भी चोरी कर सकता है। और ये सारी चीजें उसके ओन करती हैं, उसको कंट्रोल करती हैं, उसको ऑपरेट करती हैं, और वो नेग्लिजेंट हो जाती हैं, जो एक रीजनेबल सिक्योरिटी मेंटेन प्रैक्टिस करने का है। अब आप देखते हैं आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से जब आप पेमेंट करते हो तो उसमें पिन मांगता है, और सबसे बढ़िया आजकल OTP आ गया है, तो पूरा सीक्रेसी सिस्टम सिक्योरिटी प्रैक्टिस कर रहा है। लेकिन अगर मेरे पास आपका कार्ड है, या मैंने एक बार आपका कार्ड लिया, उसकी फोटो खींच ली और मैं उसका नंबर डाल रहा हूँ और आपके पेमेंट पैसे कट जाएंगे, तो दैट मीन्स वो अथॉरिटी सिक्योरिटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रही है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा, जो भी पर्सन लायबल होगा। जैसे आपने देखा होगा कि आपका जब भी कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपका मैसेज आता है, आप ये इंश्योर करिए कि ट्रांजेक्शन आप ही ने की है, और अगर कोई भी दिक्कत है तो आप उसको बताइए। तो आपके पास उन्होंने सारे सिक्योरिटी मेजर ले लिए हैं और अभी भी आप कुछ नहीं बता रहे हैं। अगर अभी भी आप कुछ नहीं बता रहे हैं तो इसका मतलब उन्होंने अपना काम कर दिया, तो उन्होंने अपना पूरा सिक्योर सिस्टम कर लिया। ये कहता है नो मॉनेटरी लिमिट, तो फिर वो कंपनसेशन देने के लिए लायबल नहीं है। हाँ, नो मॉनेटरी लिमिट हैव बीन सेट अप फॉर द डैमेजेस बाय वे ऑफ कंपनसेशन अंडर सेक्शन 43 and 43A ऑफ द एक्ट।
However, the direction of adjudicating is to the extent of rupees 5 crore and claim beyond this amount will have to be filed in a court. तो इस एक्ट की पावर है 5 करोड़ तक का क्लेम दिलवाने की, उससे बियॉन्ड अगर जाता है तो आपको कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा एंड वहां पर फिर आगे प्रोसीडिंग चलेगी उसकी, ठीक है। पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिटर्न, ये कहता है सेक्शन 44 ऑफ दिस एक्ट कहता है इफ एनी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी रूल और रेगुलेशन मेड देयर अंडर टू fail to furnish any document, return or report to the controller of the certifying authority, he shall be liable to pay penalty for not exceeding 1.5 lakh for each such failure. हर बार देने पड़ेंगे। Fail to file any return or furnish any information book or other document within the specified time. देखिए सब कॉन्ट्रावेंशन चल रही है। तो अगर आपको से कुछ आपको रिपोर्ट रिटर्न फर्निश करनी थी सर्टिफाइंग अथॉरिटी कंट्रोलर को या सर्टिफाइंग अथॉरिटी को और आप नहीं कर रहे हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी लग रही है। He shall be liable to a penalty not exceeding 5,000 rupees for every day during which such failure continues. Fail to maintain books of account or record, he shall be liable for a penalty not exceeding 10,000 rupees every day during which the failure continues. तो जब तक बुक नहीं बना लेते तब तक हर रोज 10,000 रुपए आपको एज अ पेनल्टी पे करना पड़ेगा। रेजिडरी पेनल्टी भी होती है सेक्शन 45 में। Whoever contravene any rules or regulation made under this act, for the contravention of which no penalty has been separately provided, shall be liable to pay a compensation not exceeding 25,000 rupees to the person affected by such contravention or a penalty not exceeding 25,000 rupees. तो दो चीजें हैं भाई, रेजिडरी पेनल्टी का मतलब हो गया, रेजिडरी का मतलब होता है लेफ्ट ओवर, जो कहीं कवर नहीं हुआ वो यहां पर आ गया। तो उसके लिए हमने कहा है जो ऊपर अभी कहीं पे भी कवर नहीं हुआ उसके ऊपर 25,000 रुपए की पेनल्टी और 25,000 रुपए कंपनसेशन लायबल है, आपको देना पड़ेगा जो कहीं भी कवर नहीं हुआ, अगर वो कॉन्ट्रावेंशन के अंदर कवर होता है तो। अब आते हैं ऑफेंसेस पे। ऑफेंसेस क्या है? सबसे पहले टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट। आपके कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ कोई टेम्परिंग कर लेता है, छेड़छाड़ करता है, हुआ नोइंगली और इंटेंशनली, ये सेक्शन 65 इसको डील करता है। कंसील, डिस्ट्रॉय और अल्टर कंप्यूटर सोर्स कोड of another use for a computer program, computer system or computer network when the computer source code is required to be kept or maintained by law for the timing in force shall be guilty of tampering with computer source document. अगर ऐसा होता है तो he shall be punishable with imprisonment up to 3 years, 3 साल की सजा और 2 लाख रुपए तक का फाइन, या दोनों हो सकते हैं। Dishonestly receiving or retaining stolen computer resource or communication device. अब देखिए आजकल बड़ा फ्रिक्वेंसली मतलब बहुत ही आप देखते हैं मोबाइल फोन के बात करें तो दिस सेक्शन मेक रिसीविंग और रिटेनिंग ऑफ एनी स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स, मतलब मोबाइल फोन भी हो सकता है, और कम्युनिकेशन डिवाइस सच एज मोबाइल फोन, सिम कार्ड एक्सेट्रा, अगर आप रख लेते हो उसको, रिटेन कर लेते हो चोरी की हुई चीजों को, इम्प्रिजनमेंट है अप टू 3 साल और फाइन है अप टू 1 लाख और बोथ। जी, 3 साल की सजा और 1 लाख का फाइन हो सकता है। आइडेंटिटी थेफ्ट, ये बात करता है द फ्रॉडलेंट एंड डिसऑनेस्ट यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। मैं आपका सिग्नेचर हैक कर, वैसे हो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हैक करता हूँ, डिजिटल नहीं, और पासवर्ड और एनी अदर यूनिक आइडेंटिफिकेशन फीचर ऑफ एनी अदर पर्सन, मैं ये यूज कर लेता हूँ, सेक्शन 66C है। तो पनिशमेंट है उसके लिए 3 साल तक की और 1 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है। चीटिंग बाय पर्सोनिएशन बाय यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्स, सेक्शन 66D कहता है इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 66 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है दिस सेक्शन प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर पर्सन हु बाय यूज, पर्सोनेशन का मतलब समझते हैं, यानी कि आपका नाम की मतलब आपकी जगह मैं काम करूं, फेसबुक अकाउंट के ऊपर मैंने आपकी फोटो चिपका दी, अकाउंट मैं चला रहा हूं, तो ये भी पर्सोनेशन का केस हो जाता है। आपकी जगह बैठकर मैं एग्जाम दे रहा हूं तो ये भी पर्सोनेशन का केस हो जाता है ना। तो यहाँ पे हम कंप्यूटर रिसोर्स की बात कर रहे हैं। तो दिस सेक्शन प्रोवाइड पनिशमेंट फॉर अ पर्सन हु बाय यूज ऑफ कंप्यूटर रिसोर्स और कम्युनिकेशन डिवाइस चीट बाय पर्सोनेटिंग, दैट इज बाय प्रिटेंडिंग to be some other person, for example posting of a fake profile on matrimonial site with fraudulent intention। matrimonial site के ऊपर एक fake profile मैंने बना दिया और उसके ऊपर एक फोटो चिपका दी और उसके मेरी intention fraudulent है, तो वो भी ठीक है, पनिशमेंट होगी उसके लिए 3 साल की और 1 लाख रुपए तक का फाइन है। पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ प्रिवेसी, किसी की प्रिवेसी का अगर वायलेशन होता है, सेक्शन 66 डील करता है इसको। ऐसे बहुत सारे केसेस आपने सुने होंगे, है ना, कि चेंजिंग रूम के अंदर कैमरा लगा दिया, तो ये क्या कर रहे हैं आप, अब वायलेट कर रहे हैं किसी की प्राइवेसी को।
This section provides that whoever intentionally or knowingly captures, publishes, or transmit the image of private area of any person without his or her consent, violating the privacy of that person shall be punished. This section covers like events, hiding cameras in changing room, hotel room, etc. etc. इसके लिए punishment है up to 3 years imprisonment है और 2 लाख रुपए तक का फाइन या दोनों हो सकते हैं. साइबर टेररिज्म सेक्शन 66F. अब टेररिज्म का मतलब क्या है समझिएगा. विद इंटेंट टू थ्रेटन द यूनिटी. देखिए जहां पर हमारी यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी की बात आती है वहां पर हम उसको टेररिस्ट एक्टिविटी डिक्लेयर कर सकते हैं. तो यहां पे भी साइबर टेररिज्म की बात कर रहे हैं. और टू स्ट्राइक टेरर इन पीपल और एनी सेक्शन ऑफ द पीपल. मतलब हमारी यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी के ऊपर खतरा है या लोगों में टेरर फैलाने की बात हो रही है. ठीक है. वो denying or cause the denial of access to any person authorized to access computer resource. ऐसा करता है, deny करता है. Attempting to penetrate or access computer resource without authorization or exceeding authorities. Introducing or causing to introduce any computer containment. And by means of such conduct causes or is likely to cause death or injuries to person or damage to or destruction of property or disturbed or knowing that it is likely to cause damage or disruption of supplies or essential services to the life of community or adversely affect the criminal information infrastructure specified under section 70. और ये हो गया पहला पार्ट इसमें कि ये सब साइबर टेररिज्म के अंदर आता है. साथ में knowingly or intentionally penetrate or access a computer resource without authorization or exceeding authorized access and by means of such conduct obtain access to information, data or computer database that is restricted for reasons of security of the state or foreign relation or any restricted information, data or computer database with reason to believe that such information, data or computer database so obtained may be used to cause or likely to cause injury to the interest of sovereignty and integrity of India, the security of the state, friendly relation with foreign states, public orders, decency or morality or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offense or to the advantage of any foreign nation, group of individual or otherwise commits the offense of cyber terrorism. अब जो भी ऐसा करता है shall be punishable with imprisonment which may extend to imprisonment for life. तो लाइफ सेंटेंस हो सकता है इस बंदे को. Punishment for transmitting obscene or pornographic material in electronic form सेक्शन 67 बात करता है. तो अगर कोई भी पर्सन ऐसा करता है तो उसकी सजा, अगर फर्स्ट टाइम ऐसा करता है तो 3 साल की सजा और 5 लाख तक का फाइन. सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पे 5 साल की सजा और फाइन 10 लाख तक हो सकता है. पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट. तो फर्स्ट कन्विक्शन 5 लाख, सेकेंड कन्विक्शन पे 7 साल और फाइन 10. अब पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ मटेरियल डिपिक्टिंग चिल्ड्रन इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट, तो उनके लिए पनिशमेंट जो होगी वो पहली बार करता है तो 5 साल और फाइन 10 लाख और सेम 7 साल और 10 लाख जो ऊपर वाले में थी. तो उसी के साथ ये यूनिट आपकी खत्म होती है. आई होप मैं काफ़ी हद तक आपको कोशिश करके ये समझा पाया हूँगा. तो मैंने अब तक आपसे 3 एक्ट कवर किए लास्ट 3 क्लासेस में. दैट वाज सेल ऑफ गुड एक्ट्स, LLP एक्ट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. थैंक यू सो मच.